Hello everybody, welcome back. This will be the lecture on economic survey. Now, the point is कि economic survey is a hundreds of pages of document है ना, बहुत बड़ा document होता है. That is not important for prelims उतना ज़्यादा है ना. prelims के लिए बहुत minute level पे important है वो, जिसकी importance बढ़ जाती है मेंस में है ना. लेकिन मेंस में क्या है कि मेंस में उसको मेंस के टाइम पे मेंस स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे कि भाई इंडिया का एग्रीकल्चर क्यों ऐसा चल रहा है, इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों ऐसा चल रहा है, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया है, इंडिया में फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं. सो दीज वाई थिंग्स है ना विल नॉट कम इन प्रीलिम्स, दे आर फॉर मेंस. द एनालिसिस पार्ट इज फॉर मेंस. व्हाट है ना, व्हाट इज विच विल कम इन प्रीलिम्स, व्हाट इज व्हाट विल कम इन प्रीलिम्स. तो इसलिए एक तो पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी इकोनॉमिक सर्वे को ऐसे प्रीलिम्स के लिए कवर टू कवर रटना नहीं है. तो हमने क्या किया, पहले हमने उसकी आपको कॉम्प्रिहेंसिव समरी दी 100 पेजेस के आसपास की, फिर उसको और छोटा करके 30 पेजेस के आसपास का किया. एंड नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव फर्दर रिड्यूस्ड इट. तो आपको ऐसे मान लो 5-6 पेजेस में पूरा एक और सर्वे जो भी इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा. ठीक है, जैसे आपको दिखाता हूँ. दिस 1 पेज एंड देन आई डिवाइडेड दिस पेज इनटू 2 पेजेस है ना. तो इसको अगर 2 भी काउंट करोगे तो ये 2 पेजेस मान लो आप. दीज 3 पेजेस इज हाफ द इकोनॉमिक सर्वे है ना. मतलब एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर यू. ऐसे तो पता नहीं क्या क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में, बट एवरीथिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर यू. ठीक है, तो करें शुरू. चलिए, इकोनॉमिक सर्वे है ना. इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस होता है. इकोनॉमिक सर्वे अभी भाई देखो, जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग है ना, इन्हीं टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आते हैं. तो आप इस टाइम पे किसी एक फाइनेंशियल ईयर में बैठे होते हो, तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर का आता है और बजट हमेशा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का आता है. फॉर एग्जांपल, इस बार जब इकोनॉमिक सर्वे आया होगा तो किस ईयर का आया होगा, 2025-26 है ना, जो फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्टिंग है. और बजट जो है वो क्या है, अपकमिंग ईयर का है, कि अपकमिंग ईयर के लिए हम ये खर्चे करेंगे है ना. और इकोनॉमिक सर्वे क्या है, पिछले साल, मतलब दिस ऑनगोइंग ईयर, दीज आर दी थिंग्स दैट वी हैव डन. सो इकोनॉमिक सर्वे इज हैव डन एंड बजट इज विल डू. ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, इट इज द इकोनॉमिक डिवीजन है ना. इकोनॉमिक डिवीजन किसकी है, वो एक सेकंड में पॉइंट भी ले लेता हूँ. हाँ, इकोनॉमिक डिवीजन किसके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की. अब जैसे ये बात है ना, ये क्या है, व्हाट है ना, बाय हुम. तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीईए. अब ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, बट बाकी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है ना, नागेश्वरन. तो ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया राइट नाउ. एंड उनकी गाइडेंस में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक डिवीजन ने इको सर्वे को प्रिपेयर किया है. आपको छोटी छोटी चीजें अगेन देखो, प्रीलिम्स में ना पूछ नहीं रहा है ऐसी चीजें, लेकिन अब मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना तो कुछ कुछ चीजें तो कम से कम पढ़ानी होंगी है ना. तो हालांकि ये भी अगेन आपके मेंस में काम आएगी. जैसे 2025 का ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ रेट नहीं बताता है इकोनॉमिक सर्वे. वो क्या बताता है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वार्टर. तो क्वार्टर 1 में 7.8, क्वार्टर 2 में 8.2, क्वार्टर 3 में 7.8 है ना. तो इट इज दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट. नाउ व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर, इट इज 4.8%. ठीक है, इस ईयर में 4.8% था और अगले ईयर के लिए हम 4.4% टारगेट कर रहे हैं. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. ये देखो, इकोनॉमिक सर्वे में ये नहीं आएगा यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि फिस्कल डेफिसिट कितना करना है. फिस्कल डेफिसिट के अराउंड क्वेश्चन आएगा, उसमें न्यूमेरिकल आएगा. तो फिस्कल डेफिसिट क्या है सबको पता है ना, बेसिकली द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीडिंग द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट बाय व्हाट नंबर इज द फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, ये सारी चीज आई होप मैंने आपको कई बार पढ़ाई है, आपने खुद भी कई बार पढ़ी होगी. मैंने आपको अलग अलग जगह पे इकोनॉमी के यूट्यूब वाले मैराथन में, इकोनॉमी के 450 वाले मैराथन में, मैड वाले लेक्चर्स में, हर जगह मैंने आपको ये चीज़ें कराई हैं, और टेस्ट्स में. तो आई होप ये चीज़ें तो आपको अभी तक पता होंगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार का है, और जो मुझे लग रहा है कि या तो प्रीलिम्स में तो मेंस में जरूर आएगा, किसी ना किसी तरीके से घुमा के आए, कैसे भी आए, बिकॉज इट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग ऑल्सो, जिसपे यूपीएससी आजकल जा रहा है GS3 में. एंड इट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज न्यू, यूनिक, काफी टाइम बाद हो रही है. व्हाट इज दैट, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, CRA बोलते हैं, ये किसी भी कंट्री को क्रेडिट रेटिंग देती हैं. इसका क्या मतलब है कि क्रेडिट है ना, जो यहाँ पे आप अगर मान लो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, भाई व्हाट इफ समबडी गिव समबडी द मनी, अगर A ने B को पैसा दिया तो B उस पैसे को वापस करने के लिए चाहे किसी भी फॉर्म में कितना सक्षम है, कितना केपेबल है, उसी को बोलते हैं लगभग क्रेडिट रेटिंग, इफ आई टॉक इन वेरी लेमन टर्म्स. इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज क्या हुई है कि आफ्टर लाइक
years and years and years, है ना, after nearly say 2 decades, है ना, after nearly 2 decades, इंडिया एज अ कंट्री की जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली जो क्रेडिट रेटिंग है, इट हैज बीन अपग्रेडेड बाय S&P फ्रॉम BBB टू BBB+। तो हम अपग्रेड करे हैं, एक नंबर ऊपर गए हैं, BBB से BBB+ की तरफ आए हैं। अब इसका पूरा आपने मेरा इको सर्वे का वो देखा है, सॉरी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का देखा है, मैंने इसमें पूरा बताया था अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या हमने कैटेगरी चेंज करी है, नहीं, कैटेगरी अभी भी चेंज नहीं करी है ना। तो ये सब चीजें आप साथ साथ में लिंक करते चलना। नाउ ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम धीरे 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 काफी सारी चीजें बेटर कर रहे हैं, जैसे कि हमने अपने डेफिसिट को बहुत कम किया पिछले 5 ईयर्स में। इट वॉज 9.2% ड्यूरिंग कोविड, नाउ इट इज 4.4%, तो इट इज नियरली हाफ, लाइक लेसर देन हाफ, बल्कि 4.4 है ना नेक्स्ट का टारगेट, इसलिए 4.4% मान लेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट टैक्स का शेयर जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, इट इज नाउ क्लोज टू 60%, एक टाइम पे 50 के भी कम होता था। फिर टैक्स बेस इंडिया का काफी बढ़ रहा है, मतलब पिछले 2-3 सालों में लगभग 1.5 गुना बढ़ गया, तो इट इज 9.2 करोड़ पीपल आर इन द टैक्स बेस। रेवेन्यू रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रेवेन्यू रिसीट क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ मुझे? रेवेन्यू रिसीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, सबको क्लियर है ना ये वाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, एसेट लायबिलिटी पे चेंज आता है, सबको क्लियर है, मैंने बहुत बार सिखाया है, मेंस के टाइम से सिखाता आ रहा हूँ। तो रेवेन्यू रिसीट इज 8.5% ऑफ द जीडीपी पहले, पेंडेमिक से पहले, एंड अभी पोस्ट पेंडेमिक इट इज 9.1% ऑफ द जीडीपी। से क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीजें दिखाता है जो आपकी रोजमर्रा के खर्चे हैं, है ना, सैलरी देनी है जी, ये करना है, वो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं। सो इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मेट बाय रेवेन्यू इनकम, इट मींस दैट द कैपिटल इनकम कैन बी पुट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात? अब समझ रहे हैं मेरी इस बात को भाई? रेवेन्यू रिसीट पोस्ट पेंडेमिक इज 9.1% ऑफ द जीडीपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी रेवेन्यू रिसीट बढ़ी है, तो हम इससे ही अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने की कोशिश करेंगे। देन जीएसटी रेवेन्यू जो है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए, मतलब हालांकि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन हमने साथ साथ में भी तो बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स का शेयर है एज परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स वो इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ओवरऑल टैक्सेशन ही इंडिया में बेटर हो रहा है, एंड विच गोज ऑन टू प्रूव दैट हमारा टैक्स बेस भी ऑब्वियसली बढ़ ही रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से समझ में आई बात। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था नियरली अगस्त सितंबर में, इट वाज अ कंप्लीट जीएसटी रिफॉर्म, जिसको जीएसटी 2.0 बोला गया, है ना, अ कंप्लीट जीएसटी ओवरऑल। इससे में देखो कितने सारे स्लैब्स होते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे स्लैब जो है उनको दो में ही कॉन्सिडर कर दिया, इधर इट इज 5% और इट इज 18%। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा बताओ मुझे? मान लो 5% 18% कर दे, इससे क्या फायदा होगा? देखो मान लो पहले 27% था किसी चीज पर, अब 18% हो गया, तो मतलब अब लोगों के हाथ से पैसा कम बाहर निकल रहा है, तो पीपल विल टेंड टू कंज्यूम मोर, है ना। तो कंज्यूम मोर मतलब कंजम्पशन इंक्रीज होगी, ज्यादा पैसा होगा लोगों के हाथ में तो वो और जगह डालेंगे, कंजम्पशन क्या होगी, डाइवर्सिफाई होगी, है ना। अब क्योंकि आपने टैक्स कम कर दिया तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ट्रेड बेटर होगी। करेक्ट बात समझ में आई? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, ये जो मूव है गवर्नमेंट की जीएसटी वाली उसको रिजॉल्व भी करेगी। तो मतलब एनी मूव दैट इज रैशनलाइजिंग द टैक्सेस हेल्प से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। इसका क्या होता है आइडियाज? देखो मान लो आप कोई सामान बना रहे हो, ठीक है, सो यू आर लाइक मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, यू आर मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से अ लैपटॉप, ठीक है। अब उस लैपटॉप का पे जो जीएसटी लगेगा, मान लो वो लगता है 5%। अब हो क्या रहा है कि जो भी लैपटॉप में सामान लग रहा है, जो मेटल लग रहा है, जो प्लास्टिक लग रही है, जो मटेरियल लग रहा है, दैट हैज अ जीएसटी ऑफ 18%। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा हमेशा कि ड्यूटी स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब भाई फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसा लगना चाहिए ना, ज्यादा टैक्स लगना चाहिए ना। व्हाई इज इट दैट माय फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज लेसर टैक्स बट माय रॉ मटेरियल हैज मोर टैक्स, व्हिच विल अगेन, प्लीज ध्यान से सुनना भाई, अब इससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है रॉ मटेरियल पे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, तो कोई तरीका नहीं है ना। तो इससे आप क्या सोचते हो? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं बाहर से फिनिश प्रोडक्ट मंगा लेंगे, तुम अपना बैठो। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर रिफॉर्म ने जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू था उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एफडीआई लिबरलाइजेशन का। अच्छा, क्यों एफडीआई क्या होता है सबको पता है? एफडीआई एफआई के बीच का डिफरेंस अब आई होप सबको क्लियर है, ये तो इस क्लास में मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आई एम होपिंग सो, है ना। एफडीआई लॉन्ग टर्म, है ना, एंड नॉट जस्ट फॉर फ्लाइट, कि भाई कुछ भी हुआ तो फ्लाइट कर जाएंगे, वैसा नहीं है, है ना। कंक्रीट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो, तो
अच्छी अच्छी चीजें होती है उसके बारे में। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है उसको लिबरलाइज कर दिया, और कितना लिबरलाइज कर दिया, 100% एफडीआई नाउ अलाउड। लेकिन अब एक बात हमें समझने वाली है, इसमें भी दो तरीके के रूट होते हैं, एक होता है अप्रूवल रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट। जब एफडीआई आती है तो दो तरीके से आती है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट। तो हमने जो लिबरलाइजेशन किया है किसके बेसिस पे कर दिया है, ऑटोमेटिक रूट, जो कि हाईएस्ट माना जाता है। तो नाउ इंडिया हैज एन इंश्योरेंस सेक्टर एफडीआई ऑफ like 100% completely liberalized, that too with the automatic route, है ना। और इंश्योरेंस सेक्टर की ओवरऑल के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट भी लेके आई है, सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट ऑफ 2025। ठीक है, सबकी बीमा सबका रक्षा। तो मतलब लाइक इंश्योरेंस को और ज्यादा डेप्थ कर देने के लिए, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम ये जो स्कीम है, ये जो एक्ट है लेके आए हैं। देन शांति एक्ट, जिसके बारे में आपको लेटर पढ़ाऊंगा। इसमें न्यूक्लियर पावर जनरेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है। अब दिस ईयर न्यूक्लियर पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर फरवरी से लगा लो आप, या इस ईयर फरवरी से लगा लो। लास्ट ईयर भी देयर वाज अनाउंसमेंट इन द बजट, देन इस ईयर फरवरी से तो बहुत ज्यादा है, चाहे वो स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स की डील हो, चाहे वो यूएस के साथ जो डील्स हुई हैं। तो मतलब एवरीथिंग अराउंड न्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग वेरी 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 मच इज न्यूज। तो प्रीलिम्स के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लीज एक बार दोबारा ध्यान से देख लेना, एंड मेंस के तो न्यूक्लियर एनर्जी सुपर्बली इंपॉर्टेंट है, इस बार सुपर्बली इंपॉर्टेंट है। ये है बस, है ना। इस तरीके से मैपिंग करनी पड़ती है आपको अपनी इको सर्वे वगैरह से, कि अच्छा इस बार शांति एक भी आ गया, इस बार ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। ओके ओके ओके, समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, राइट। बात समझ में। न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जो फैसिलिटीज हैं या फिर जो सेक्टर है उसको हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहे हैं। इस पे मैं और डिटेल्स बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब आता है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की कैसी स्टेट रही भाई इस साल, ये बताएगा ना इकोनॉमिक सर्वे। इट इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इस ईयर फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ है वो 7.4% रहेगी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ है 7.4%? अब भैया 7. अरे यार, आप बोल रहे हो सर मेरे 9 नंबर आए हैं, या फिर सर मेरे 90 नंबर आए हैं। हम लोग वाह यार 90 नंबर, हाँ सर 500 में से। लॉजिक नहीं बना ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रिलेटिविटी। तो 7.4% का जो हम जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं ये कैसा है, इट इज एक्चुअली वेरी गुड। वाई सो? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, और ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। इस सब के बीच में भी अगर हम एक 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट बुक कर पाए तो उसका मतलब इट इज समथिंग रियली गुड, ठीक है। और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आते हैं कौन लाता है, सबको पता है ना, मॉस्पी लाता है। जहां ऐसी चीजों में कि सब आ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो मॉस्पी के साथ ही जाना है, ज्यादातर वही लेके आते हैं ना चीजें। देन क्यों हो रहा है ये, वाई इज दिस ग्रोथ रेट इन इंडिया हैपनिंग डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी? अब देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और फिर भी हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो मतलब हमारी प्राइवेट इन हाउस कंजम्पशन जो है वो बेटर हुई होगी। तो इट इज ड्रिवन बाय द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट गिविंग दिस नंबर इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड, है ना। द फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि फाइनली कोई भी इंसान, उसका परिवार कितना खर्च कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, एंड इट्स शेयर इन द जीडीपी 61%। लो इन्फ्लेशन होगी, अगर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगी तो हमेशा फाइन। अच्छा क्यों है ऐसा कि जो आपका डोमेस्टिक डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है? क्यों हो रही है डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज भाई? सर्टेन रीजन है। तो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। तो इन्फ्लेशन इज नॉट, मतलब ठीक है अभी तो क्राइसिस हुआ था थोड़ा बहुत, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ गए थे, बट ओवरऑल आप देखोगे कि पहले कितना ज्यादा हाउला होता था इस चीजों पे, कि लोगों ने टमाटर की डंपिंग कर दी, लोगों ने प्याज की डंपिंग कर दी, या फिर बहुत ज्यादा होर्डिंग कर रहे हैं लोग क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। कितनी चीजें होती थी पहले, अब इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। व्हाई सो? क्यों क्यों डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हुई है, बेटर हुई है इंडिया में? क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है। इन्फ्लेशन कम होता है तो हमेशा लोगों के पास पैसा बच जाता है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट स्टेबल हुई है, एंड तीसरा, परचेसिंग पावर जो है वो बेटर हुई है। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई, एक बार यहाँ पढ़ाऊंगा, एक बार आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि एफडीआई के जो फ्लो है वो कम हुए हैं अक्रॉस द इकोनॉमीज, लेकिन यूएस में इंक्रीज हुए हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कंसर्निंग आल्सो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ आर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द एफडीआईज। क्योंकि अगर एफडीआई आते हैं तो ही हम थोड़ा सस्ता सस्ता काम कर पाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा डाल पाते हैं काम में। सो इफ एफडीआई इज डिक्रीजिंग ओइंग टू द एक्सपेंशनिस्ट्स एंड द रेडिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, जिनको ये नहीं दिख रहा है कि भाई क्या चल रहा है, ऐसे टाइम ऐसी चीजों की वजह से जो एफडीआई फ्लो है वो कम होता है। क्यों? आप समझो ना बात को। मान लो मैं आपको आज बोलूं कि जाके आपको ना ईरान में रहना है, विवेक से ईरान क्यों भेज रहे हो यार, मैं अपने यहाँ पे ठीक हूँ, है ना। तो मान लो पूरी दुनिया में ये लड़ाई होगी तो यूएस वाले तो फिर यही करेंगे ना कि नहीं भाई ईरान चला जाओ, है ना। तो वो नहीं जाना चाहेगा। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी
by creating global uncertainty, these things are kept in check. ठीक है. इंडिया इंडिया फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन के रहा है. राइट. देन आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द शेयर ऑफ नॉमिनल शेयर परसेंटेज इन द नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी में अलग अलग चीजों की शेयर परसेंटेज कितने से. एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो नियरली 15 to 16%. इंडस्ट्री कितना करती है, नियरली 24%. सर्विसेज कितना करती है, नियरली 50%. करेक्ट. तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग सेक्टर जो है वो जीडीपी में अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स? नॉट एट ऑल सर. Is it important for me? It's more than important, sir. No? Very, very, very important because this will be quoted across the papers. Across the papers. ठीक है. क्लियर है बात. अब ग्रोथ रेट कितना है वो तो ठीक है. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमने क्या किया है अभी कि हम देश का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको बेटर कर रहे हैं. क्यों भाई? इससे क्या होगा? क्योंकि डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डेटा हैज टू बी राइट. डेटा हैज टू बी इन योर हैंड्स. तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर स्ट्रेंथनिंग द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. कैसे कर रहे हैं हम ये? सबसे पहले जो डेटा है हम वो ये कर रहे हैं कि वो डिजिटल हाई फ्रीक्वेंसी और ग्रैनुलर डेटा हो. है ना. मतलब हाई, इससे क्या होगा? देखो, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का क्या फायदा होता है कि अगर आपको कोई भी डेटा जल्दी जल्दी मिल रहा है तो यू विल बी एबल टू नोट. जैसे जैसे लेट्स से सपोज से अनएम्प्लॉयमेंट है ना. अब मैं कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ना 1 साल में एक बार निकाल लेंगे बहुत है, या 5 साल में एक बार निकाल लेंगे बहुत है. बट देन यू आर नॉट नोटिंग डाउन द चेंजेस दैट आर अकरिंग वेरी क्विकली. है ना. कि यार हफ्ते, अब आप देखो ना गवर्नमेंट क्या करती है, वीकली स्टेटस भी निकालती है ना, कि चार इतने लोग अनएम्प्लॉयड, इतने लोग. इससे क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है ना. तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्या किया है, डेटा और स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी है. देन नेशनल अकाउंट जितने भी हमारे आईआईपी वगैरह रिलीज होते हैं उनका हमने बेस ईयर चेंज कर दिया. एंड द बेस ईयर हैज बीन नाउ मेड 2022 2023. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और भी बहुत जगह बेस ईयर वगैरह चेंज हुए इस साल. सीपीआई में एक चीज दिखाऊंगा आपको, और वो तो मैं आपको बता ही रहा था जीडीपी वाला. तो ये चीजें हमने देखी है. अ डेडिकेटेड हाउस होल्ड इनकम सर्वे, ठीक है, ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूजिंग डेटा सोर्सेज लाइक ई-वाहन. अब ये बहुत अगेन दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? ये हाउस होल्ड इनकम सर्वे, डेडिकेटेड हाउस होल्ड इनकम सर्वे क्यों हो रहे हैं, है ना. इससे क्या फायदा होगा? ताकि हम घर घर जाके पता कर सकें कि कितना खर्च हुआ है, कैसा खर्च हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, क्या है. ठीक है. क्लियर है. जैसे उसमें से एक पॉइंट है ई-वाहन का. अभी ई-वाहन क्या है? ई-वाहन सारे के सारे व्हीकल रिलेटेड डेटा को डिजिटाइज करने का एक प्रोग्राम है. ठीक है. जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ऑब्वियसली के थ्रू आया है. नाउ द पॉइंट, इससे होगा क्या? अगर मेरे को पता होगा एग्जैक्टली प्रिसाइजली कि इतने वाहन है ना जो है हमारे हैं, उसका डेटा है हमारे पास, तो वी विल बी एबल टू वेरी क्विकली, मतलब विद इन लाइक व्हाट, है ना, विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशन वेरी क्विकली कि अच्छा ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर चीज में इतना हो गया. करेक्ट है. बाकी हम एआई को यूज कर रहे हैं. एआई फॉर फास्टर डेटा रिलीज, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर फास्टर डेटा रिलीज, ताकि डेटा वगैरह तेजी से अपना चलता है. और बहुत क्यों क्यों भाई, एआई कहने से क्या होगा? वही बात है ना यार, एआई विल रिप्लेस दीज जॉब्स. तो एआई फॉर फास्टर डेटा रिलीज, ये कुछ चीजें एनएसएस में चेंजेस हो रही है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. देन हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? हालांकि मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा अभी, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है सबको पता है. हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन जो हेडलाइन बनाती है, मतलब महंगाई दर बढ़ी, पहुंची 6% के पार, तो ये क्या है? दिस इज हेडलाइन इन्फ्लेशन. नाउ when you remove the food and the fuel prices from this, which is the major component of the people, you reach to core inflation. बात समझ में आई? हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.7% था. फूड फ्यूल का तो अगेन थोड़ा बहुत होता है. तो when you remove headline inflation से फूड एंड फ्यूल, you end up getting the core inflation. अच्छा, core inflation देश में थोड़ी सी बढ़ी है इस बार. क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो प्रेशियस मेटल्स हैं, है ना, उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गए. गोल्ड सिल्वर देख लो कितना कितना महंगा बिक रहा है भाई, 3-3 लाख रुपए के आसपास. ठीक है. करेक्ट है. तो दिस इज अबाउट द हेडलाइन इन्फ्लेशन. हालांकि मैं इसको अभी थोड़ा डिटेल मोर पढ़ाऊंगा. नाउ एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट जस्ट लेट अस हैव अ लुक एट सर्टेन नंबर्स. हमारे पास कितना फॉरेक्स है अभी? $700 बिलियन का फॉरेक्स है अभी हमारे पास. इसका क्या मतलब होता है? चलो अगेन नंबर तो अरे 700 बिलियन, अच्छा, पर इसका मतलब क्या है बाद में समझ में आएगा.
$700 बिलियन का मतलब ये है कि इंडिया 11 महीने तक की 11 मंथ्स अपनी इंपोर्ट कवरेज कर सकता हूं। नाउ व्हाट विल हैपन बाय दिस, इससे क्या होगा कि भाई मान लो कभी क्रैश सिचुएशन होती है तो हम कम से कम 11 महीने तो बहुत पैनिक नहीं करेंगे। टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे $25 बिलियन रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी है, इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब अगेन यूएस ने कितनी टैरिफ लगा ली, क्या क्या कर लिया, सब कुछ कर लिया ना ट्रम्प साहब ने, बट डिस्पाइट द टैरिफ्स द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आल्सो ग्रू, सर्विस एक्सपोर्ट आल्सो ग्रू, एक टू 4%, 6.45%। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ओके ठीक है, फिस्कल डेवलपमेंट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बट सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। नाउ इसको देखेंगे भाई, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि रेवेन्यू रिसीट्स का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम ये कर पाएंगे कि एटलीस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उस पैसे से निकाल पाए। नहीं तो व्हाट हैपेंस इज यू डू योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द मनी दैट यू गेन फ्रॉम योर कैपिटल रिसीट, है ना, और वो अच्छी चीज नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में इट वाज 4.12 लाख करोड़, उसके नेक्स्ट ईयर इट बिकेम 3.88 लाख करोड़, नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है इसको 3.83 लाख करोड़ करने का। तो आप देख रहे हो कैसे हर साल डिप बाय डिप हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर रहे हैं, राइट। ऑल्सो एक्सपेंडिचर एक चीज होती है और उसकी क्वालिटी एक चीज होती है। नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग अपॉन बेटरिंग द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, है ना, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस नहीं है अब, क्योंकि इंडिया बहुत ही शार्पली ग्रो कर रहा है। जैसे सब्सिडीज डिक्लाइन कर रही हैं, है ना, सब्सिडीज डिक्लाइन टू 1.2% ऑफ द जीडीपी। बट नाउ अगेन अगर सब्सिडीज आपकी सेम भी रहती हैं, बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सब्सिडी दैट यू आर प्रोवाइडिंग विल मैटर फ्रॉम हियर ऑन, है ना। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, सब्सिडीज में एक बहुत बड़ा चीज क्या हुई है कि बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ डीबीटी की एफिशिएंसी 3.5 लाख करोड़ का लीकेज जो है वो प्रिवेंट हुआ है। 3.5 लाख करोड़, है ना। डीबीटी सबको पता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है कि सब्सिडी अब सीधा लोगों के अकाउंट में पहुंच जाती है। तो जो बीच में जितना भी लीकेज था वो सारा का सारा क्या हो गया है, डन अवे हो गया। देखो गवर्नमेंट की हमेशा क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कराया, जब 2014 में रिजीम चेंज हुई, क्या चीज करी गई कि सबके भैया बैंक अकाउंट खोलो। तो सबको क्यों खोले बैंक अकाउंट, क्या फायदा होगा। बट नाउ व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी कि अच्छा उसके थ्रू डीबीटी हो गया अब, जिससे 3.5 लाख करोड़ का लीकेज बच गया, देन अंडरस्टैंड कि ये बिट बाय स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। नाउ एक बहुत अच्छी चीज जो मैं मेन से टाइम से बता रहा हूं जो गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इट इज नाउ 2.9% ऑफ जीडीपी, इफेक्टिव वन इज 3.9% ऑफ जीडीपी। व्हाई, क्योंकि बहुत सारा पैसा ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए वो पैसा। तो इफेक्टिवली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना भाई, बस इतनी तो बात है कि स्टेट ने किया है, तो इफेक्टिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ना। तो द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 3.9% ऑफ द जीडीपी। क्लियर। नेक्स्ट अप इज सेंटर स्टेट ट्रांसफर। सेंटर स्टेट ट्रांसफर तो देखो वैसे भी मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, वो तो होगा भी इंक्रीज, क्योंकि देखो किसी भी डेवलपिंग कंट्री की ट्रेजेक्टरी यही होती है कि धीरे धीरे चीज़ें सेंटर से हट के स्टेट के पास जानी चाहिए और जाती भी हैं, है ना। दैट्स अ गुड थिंग। तो अभी लगभग 25 लाख करोड़ के आसपास जा रहे हैं, उसमें कुछ शेयर्स एंड टैक्सेस हैं, कुछ आपकी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, कुछ आपके ग्रांट्स वगैरह दिए जाते हैं जो फाइनेंस कमीशन देता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। फिर फिस्कल डेफिसिट दोनों का मिला के कितना चल रहा है, नियरली 3.2% ऑफ द जीडीपी। और डेट टू जीएसडीपी रेशियो कितना चल रहा है स्टेट्स का, इट इज 28%। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इनमें ना, कुछ रटने का नहीं है। अब जैसे ये है, मतलब आपको समझनी है ये चीज़ें और आपको मेंस में लिख के आनी है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो, अब जैसे मान लो कि भाई किसी स्टेट के पास कितना डेट है, उसने कितना डेट उठा रखा है वर्सेस उसकी जीडीपी कितनी है, तो दिस इज 28%, है ना, इस तरीके से। अब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जो है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये क्या होता है, इसको समझो, लिंक करो ताकि याद रहे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो लिंक कर पाओ। हाई अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर मतलब देखो, एक होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ कि अगर आप इस वाले मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स लेके आओगे तो आपको एक चॉकलेट देंगे, 120 लेके आओगे 2 चॉकलेट देंगे। तो ये क्या है, दिस इज कंडीशनल ट्रांसफर ना। तो इस केस में आपके पास कोई मोटिवेशन है, लेकिन व्हेन देयर इज एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कि यार मैं तो चॉकलेट दे ही दूंगा, तो ऐसे में क्या होगा फिर कि आप अपनी मेहनत कम करोगे,
है ना। और इस केस में, गवर्नमेंट के केस में क्या होता है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर जब किया जाता है तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप कहीं से तो पैसा निकाल के करोगे ना, वो जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर कर रहे हो कहीं से तो पैसा निकाल के करोगे ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप वो कर ही नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं ना, वो तो नहीं कर सकते। तो कहाँ से पैसा निकलेगा, वो कैपिटल वाले हिस्से से पैसा निकलेगा। तो एज सून एज इट कम्स आउट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। बात समझ में आई? तो these cash transfers, unconditional cash transfers, etc., ये क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्राउड आउट कर देते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी आपका फिर कम होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो वो भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बोरिंग लिमिट ऑफ स्टेट्स, द नेट बोरिंग सीलिंग ऑफ 3% GSDP प्लस 0.5% पावर सेक्टर लिंक्ड एडिशनल बोरिंग, जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड है। क्या मतलब है इसका, जो स्टेट्स की बोरिंग लिमिट्स हमने वो इंक्रीज करी है। पहले 3% ऑफ द GSDP थी कि भाई आप इतनी तक बोरिंग कर सकते हो, लेकिन अब हमने 0.5% एडिशनल बोरिंग भी अलाउ कर दी है, प्रोवाइडेड दैट यू मेक पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स। अगर आप पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स करोगे तो आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में 0.5% एक्स्ट्रा हम लोग बोरो करने देंगे। समझ में आई बात? अब पूरा डेट मैनेजमेंट की जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, उसके 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगेन, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स? नहीं सर, इज इट, मतलब हो सकता है ऐसे पूछ ले, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पूछ नहीं सकता, बट मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, क्योंकि ये बात अब मैं आपको क्या लिखवाऊंगा इस साल, आपके इकोनॉमी के आंसर के इंट्रोडक्शन में लिखवाऊंगा कि भाई गवर्नमेंट हैज थ्री गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेट मैनेजमेंट, है ना। उसमें पहला क्या है, लो एंड स्टेबल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जो हम बोरिंग करते हैं, जो गवर्नमेंट बोरिंग करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम हो। बोरिंग की कॉस्ट का क्या मतलब है सर? बोरिंग की कॉस्ट का क्या मतलब है? बोरिंग की कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको कोई ब्याज तो दोगे, यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट ना। तो अगर अब गवर्नमेंट तो भाई बड़ा बड़ा ब्याज उठाती है, तो अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत खर्चा उसमें जाएगा। ऑलरेडी इंटरेस्ट पेमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है। तो यू हैव टू हैव लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड अ स्टेबल बोरिंग, है ना, पहली बात। तो दूसरा, डेवलपिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्यों डेट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के बहुत सारा पैसा उठाएगी और उसको फिर इन्वेस्ट करेगी, तो अच्छे रिटर्न्स पाएगी। और लोगों के लिए भी सिक्योर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो मतलब लास्ट चीज है ना देश में जो गिरेगी, उससे पहले सब कुछ गिर जाएगा। फिर रिस्क ऑफ मैच्योरिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स, वही तो इसको हमें डिक्लाइन करना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई मान लो लोन उठा लिया है, डेट उठा लिया है, अब उस पे आपको, आप सोच रहे हो क्या मैं तो इस पे इनफाइनेटली परपेचुअल टाइम तक इंटरेस्ट रेट देता ही रहूंगा, तो वो जो माइंडसेट है उससे बाहर आना है ना। ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट की डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के। देन देयर इज अ मीडियम टर्म डेट टू GDP, है ना, जो कि कितना है 50, जो कि हमें करना है, टारगेट है हमारा कि 2031 के फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2031 के फाइनेंशियल क्लोजिंग तक हम उसको 50% के आसपास कर दें, जो कि अभी सेंटर का 56 है एंड टोटल सेंटर प्लस स्टेट का मिला के 80 पार है ना, 80 पार। तो हमें उसको क्या करना है, 50 तक लेके आने की कोशिश करनी है। नाउ टोटल डेट टू GDP, टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना है, 200 लाख करोड़, और अगले साल जो प्रोजेक्टेड है ये हो जाएगा 219 लाख करोड़। तो ये बढ़ रहा है, लेकिन हमें 2 तरीके से इस पर टैकल करेंगे। भाई डेट टू GDP कम करना तो क्या करना पड़ेगा, डेट को कम करना पड़ेगा, GDP को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों तरीके से वो जो फ्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। तो इन दोनों फ्रंट्स पे हमको काम करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपीएससी पर पूछ भी चुका है, जो डेट प्रोफाइल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें इंटरनल डेट वर्सेस एक्सटर्नल डेट क्या ज्यादा है। तो भैया ज्यादा छोड़ो, बहुत ज्यादा जो है वो लीनियरली एवरीथिंग इंटरनल डेट है। इट इज जस्ट 3%, 3.1, कभी 2.5, कभी 3.5, इतना परसेंट ही है बस एक्सटर्नल डेट का, है ना। बाकी सब इंडिया का खुद का डेट है। इससे क्या फायदा, व्हाई एम आई टीचिंग यू दिस, ताकि आपको समझ पाए कि अगर कल को वो क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस विल डिसरप्ट इंडियाज economic scenario because of a very high debt to GDP ratio dependent on the external sector, या फिर that came from the external sector, तो आप बोल सकते हो कि नहीं भाई ये तो बात सही नहीं है, सिर्फ 3% के आसपास ही जो एक्सटर्नल से आया, बाकी तो हमारा सारा इंटरनल ही है। क्लियर है बात, समझ में आई सबको ये वाली। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, है ना। अब ये गवर्नमेंट के की पिलर्स हैं। अब देखो मतलब ये क्यों मतलब वापस कम बैक टू द पॉइंट, हम इको सर्वे पढ़ते क्यों हैं? इको सर्वे हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि यार गवर्नमेंट ना कर क्या रही है, सोच क्या रही है। भाई गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो ये तो जानना पड़ेगा गवर्नमेंट सोच क्या रही है, कर क्या रही है, राइट। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की पिलर्स हैं गवर्नमेंट के पूरी की पूरी कंसोलिडेशन की स्ट्रैटेजी के। अब इसको समझते हैं। अब इसमें देखो कुछ गवर्नमेंट की चीजें हैं, कुछ आरबीआई की भी आएंगी, है ना, मिक्स ऑफ बोथ है। अब जैसे रेपो रेट है, रेपो रेट लास्ट ईयर अप्रैल में 6% था, वो धीरे 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 कट करके
उसको दिसंबर 2025 में 5.25% किया, और अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है इसी महीने अप्रैल में, वो भी इसको 5.25% रखा है। तो मतलब एक साल में अगर आप देखोगे फ्रॉम 6% इन लास्ट ईयर अप्रैल टू 5.25% इन दिस ईयर अप्रैल, हमने 0.75% का रेपो रेट कम किया है। अब फॉर ऑल ऑफ यू आई होप कि ये पता है कि रेपो रेट क्या होता है ना, और रेपो रेट से इन्फ्लुएंस क्या आता है। क्या इन्फ्लुएंस आता है, अगर रेपो रेट डिक्लाइन हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि जो लोन्स हैं वो चीप होंगे। लोन्स जब चीपर होते हैं तो लोन्स ज्यादा लिए जाते हैं, लोन जब ज्यादा लिए जाते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है। तो हेंस प्रूविंग दैट गवर्नमेंट ये देख रही है कि भाई कैसे हम ग्रोथ को पुश कर सके। अच्छा एक बात समझना प्लीज, इसका नेगेटिव क्या है कि जब ये सब चीजें बढ़ेंगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, मनी इन द हैंड ऑफ पीपल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है ना। डिमांड पुल हो जाएगी ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखा है, तो हम ये रिस्क ले सकते हैं कि धीरे 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 रेपो रेट को कम करें। बात समझ में आई, लिंक हुआ। अब इन्फ्लेशन जब आएगा तो वो लिंक होगा ये, ठीक है। सीआरआर को भी कम किया गया। अब सीआरआर को कम करने से क्या फायदा होता है, सीआरआर क्या है कि भाई इतना ही पैसा दे पाओगे आप, इससे ज्यादा नहीं दे पाओगे, तो हमने उसको कम करके 4% से 3% किया। मतलब नाउ बैंक हैव दैट एक्स्ट्रा 1% टू लेंड। बात समझ में आई। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया चीजें चल रही हैं। अब इसके पीछे की देखो टैक्टिक्स बहुत सारी होती है, लोन्स को राइट ऑफ किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू राइट द अल्टीमेट थिंग। द अल्टीमेट थिंग इज दैट जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें जो ग्रोस या नेट कुछ भी बोल लो एनपीए है वो काफी कम हो गया है ना। तो इट इज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली। मैं कह रहा हूं नेट भी छोड़ो, ग्रोस भी देख लो अगर, तो 2.2% आ गया। देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज सो ह्यूज, मतलब ऐसे 10%। तो अब इसको हमने कम करके कितना कर दिया है, 2% या फिर 2.2% कर दिया हमने अपने ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को। सबको पता है इकोनॉमी वाले बच्चों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये लोन। अच्छा देखो, अब जैसे मान लो अगर आपको ये पता है कि एनपीए एक तरह का लोन है, तो आपको एग्जामिनेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात में कि यार ऐसे लोन जो वो एसेट्स होते हैं कि लायबिलिटी होती है बैंक की। बताओ मुझे, आप लोग बताओ, बैंक ने अगर किसी को लोन दिया तो वो बैंक की लायबिलिटी है कि एसेट है? सोचो, सच में आंसर करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, अगर हो जाएगा बोलो, अरे मुंह खोल के बोलो भाई। हाँ ठीक है। अब अगर आपने ये बोला है कि लोन एसेट है तो बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि लोन कभी ना कभी वापस मिलेगा, इसलिए वो एक एसेट है। अगर आपने लायबिलिटी बोला है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, और आपको दोबारा से थोड़े से फंडामेंटल्स ठीक करने हैं, दोबारा 1-2 वीडियोस देखनी है। क्यों? लोन जो है वो अगर आज बैंक दे रहा है तो उसको एक तो उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दूसरा कल को लोन भी वापस मिलेगा, तो हर तरीके से वो एसेट ही हो गया ना। बैंक को थोड़ी वापस पे करना है किसी को, बैंक को तो बैठ के आगे लेना है। तो बैंक की कैसी लायबिलिटी? बैंक की लायबिलिटी नहीं है। एंड यही इसीलिए आप देखोगे कि एनपीए को क्या बोला जाता है, उन लोन्स को क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट है वो, है ना, वो लोन था, एसेट है। नॉन परफॉर्मिंग है भले अभी के लिए, लेकिन है तो एसेट ही क्योंकि लोन था। बात समझ में आई? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो लोन्स हैं, उनका जो नॉन परफॉर्मेंस वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट इज नाउ नियरली 2.2%। क्लियर है? देन वी कम टू सीआरआर। सीआरआर जो है द एंटायर रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, 17.2%। अगेन ये बढ़िया चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 17.2% तो ठीक है, अच्छी चीज है, सबको पता है। चलो एक होमवर्क लिखो, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। हालांकि बहुत नाम से पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा है। जहां भी आपको दिमाग लगाना है, सही दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल अच्छा करोगे। रिस्क वेटेड एसेट्स, है ना, बस वही पकड़ना है, वही ध्यान रखना है। 17.2%। रिकवरी रेट एनपीएस का 13% से अब बढ़ के 26% हो गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। द रिकवरी रेट ऑफ द एनपीएस has doubled. Then next आता आपका रीजनल रूरल बैंक कंसोलिडेटेड फ्रॉम 43 to 28। इसका क्या मतलब है, बहुत सारे, अब हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं कि वन स्टेट वन आरआरबी फ्रेमवर्क पे जा रहे हैं। तो इसके तहत क्या कर रहे हैं हम कि जो बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक थे इंडिया में, उसको हम कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है। तो 43 थे, उसको हम कम करके अब 28 कर रहे हैं। ठीक है, 28 कर रहे हैं, तो 28 स्टेट्स, 28 बैंक्स, इस तरीके से हो जाएगा वो। और साथ में उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो 2 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी पीएम मुद्रा योजना, दूसरी आपकी पीएम स्वनिधि। पीएम मुद्रा योजना में क्या है कि जो अनफंडेड लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फॉर्मल फाइनेंस में लेके उनको फंड करो। इसके तहत हम 4 तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं, शिशु किशोर तरुण प्लस, SKTT प्लस, शिशु किशोर तरुण प्लस। ठीक है, जैसे शिशु है उसमें आप कितना 25,000 तक का लोन ले सकते हो,
सॉरी 50,000 तक का लोन ले सकते हो। किशोर में 50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लेसर देन 50K गोइंग टिल 20 लाख, ये आपके अलग अलग ब्रैकेट्स हैं और इसमें आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो, अपना स्टार्टअप वगैरह शुरू कर सकते हो। ठीक है। दूसरी आपकी एक चीज है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कुछ पैसे देते हैं। कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि ये पैसा अपने वर्किंग कैपिटल पे लगाओगे, घर जाके खाना नहीं खाओगे इससे। वर्किंग कैपिटल पे आपको गैस स्टोव रखना है, चूल्हा रखना है, कुकर रखना है, बिरयानी के लिए कुछ रखना है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर व्हाट, दीज आर वर्किंग कैपिटल लोन्स, है ना। और इसकी वजह से एनुअली लोगों की जो स्ट्रीट वेंडर्स उनकी इनकम 20% तक तो बढ़ी गई है ना, इन देयर ओन वर्ड्स। बात समझ में आई। तो माइक्रो फाइनेंस स्पेशली थ्रू द मुद्रा योजना इज हेल्पिंग मेजरली हुम। भाई माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो वाक्यों को देख के लगेगा यार ये तो थोड़ी डिस्पैरिटी है। इट सर्व्स 95% ऑफ वुमेन एंड 80% ऑफ द रूरल बोरोवर्स। आप सोच सकते हो, है ना, कितनी बड़ी बात है। %95 ऑफ वुमेन, है ना, माइक्रो फाइनेंस लेती है। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम आईबीसी पे। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड सबको पता है। पहले सारफेसी एक्ट था, फिर आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या फायदा इसका, क्यों? देखो बहुत सारे स्टैट्यूट्स थे, बहुत सारे लॉज थे जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी डील करते थे। अब वही है, द मोर द नंबर ऑफ लॉज द मोर कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन इज। तो हमने क्या किया, आईबीसी में ये कर दिया कि भाई कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस को रिजॉल्व करने के लिए आईबीसी आया, एंड जो मल्टीपल स्टैट्यूट्स थे उन सबको क्या कर दिया हमने, कॉन्सोलिडेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सिंगल बना के आईबीसी डाल दिया। नाउ द पॉइंट इज, इससे होता क्या है, अब जैसे आईबीसी आ गया तो लोगों का क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को वापस रीपे करने का जो काम है वो बढ़ेगा ना। आपने कहीं से कोई उधार उठाया है, आप उस पर डिफॉल्ट ऐसे करोगे ना, उसका काम बढ़ेगा, तो ये क्रेडिट डिसिप्लिन विल इंक्रीज। एक जो बहुत बड़ा चीज के आने के बाद से, वही जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, द बैंकिंग सेक्टर एनपीएस हैव रियली डिक्लाइन, क्योंकि अब आईबीसी कम्स विद अ लॉट ऑफ रिजोल्यूशंस, है ना, लॉट ऑफ रिजोल्यूशंस। तो उन रिजोल्यूशन के चलते बहुत सारा एनपीए जो गवर्नमेंट बैंक्स का रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। देन रिजोल्यूशन टू द लिक्विडेशन रेशियो आल्सो फ्रॉम 20% टू 91%। देख रहे हो कितना ज्यादा है रिजोल्यूशन टू लिक्विडेशन रेशियो जो है, कि मतलब इतने चीजें रिजॉल्व हुई वर्सेस, या फिर कितनी चीजें लिक्विडेट होने की वजह से रिजॉल्व होनी थी। तो पहले ये बहुत कम रेशियो था, मतलब इसका मतलब ये है कि लिक्विडेशन नहीं होता था चीजों का, रिजोल्यूशन नहीं होता था चीजों का। अब जो ये रेशियो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना। अब हम लिक्विडेशन कर देते हैं उन पर्टिकुलर एसेट्स का, उन पर्टिकुलर जो लोन्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनका हम क्या कर देते हैं, लिक्विडेशन अब कर देते हैं। तो हेंस द रेशियो हैज ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ आईबीसी। एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि इस बार का एक अपडेट, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एक आया है। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, अब ये क्या है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द स्ट्रेस एमएसएमईज एंड फॉर फास्ट एंड चीपर रेजोल्यूशन। अब एमएसएमई एक ऐसी चीज है भाई जो गवर्नमेंट के एजेंडा पे टॉप लेवल पे रहती है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी इसके अराउंड को जाए तो आप उसको डेफिनेटली पढ़ो। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप देख लो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट बहुत कम आता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है बताओ, उससे स्टेप्स लिखो, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि दिस विल बिकम इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज अगेन फॉर द एमएसएमई। स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए हमने एक अलग से प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बना दिया है, जो कि रेजोल्यूशन जल्दी भी देगा स्ट्रेस्ड एमएसएमई को और चीपर भी देगा। तो एमएसएमई के लिए एक और स्टेप हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक बहुत बढ़िया चीज आई है फॉर द कैपिटल मार्केट। सबको पता है कैपिटल मार्केट क्या होता है, एवरीबॉडी नोज दिस, बताओ किसी को डाउट है तो। कैपिटल मार्केट क्या होता है, डेट मार्केट क्या होता है, सबको आइडिया, इक्विटी मार्केट क्या होता है, सब चीजें पता है ना सबको, बेसिक्स हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट कोड, कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आया है, एक सिक्योरिटी मार्केट कोड आया है। ठीक है, जो कुछ पुराने कानून को रिपील और रिप्लेस करेगा, जैसे कि सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब की जगह एक सिंगल कोड लेके आ गए हम, विच इज द सिक्योरिटी मार्केट कोड, ताकि चीजें बेहतर ट्रांसपेरेंट हो सकें, बेहतर कंसल्टेटिव हो सकें, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा एस्टैब्लिश कर सके, सब चीजें बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इसमें एक प्रोविजन क्या नया है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कि इसने ये बोल दिया है कि 180 दिन के अंदर अंदर, है ना, 180 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरिम ऑर्डर आ जाना चाहिए। द मैक्सिमम दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इज 2 years, है ना भाई। मतलब मान लो कोई चीज ऐसी है जिसमें टाइम लग रहा है, जिसके रेजोल्यूशन में टाइम लग रहा है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 years। अदरवाइज द कैप ऑन इंटरिम ऑर्डर इज 180 days। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
चिल है। चलो नेक्स्ट है आपका डेट मार्केट। तो जैसे मैं बता रहा था कैपिटल मार्केट और एक आपका डेट मार्केट। डेट मार्केट क्या होता है सबको पता है, आई होप इन चीजों में कोई डाउट नहीं है मुझे। अच्छा मुझे बता दो चलो एक बार, कैपिटल मार्केट में क्या था, एक कैपिटल मार्केट में क्या होता है चलो बताओ सबसे पहले। हाँ, लॉन्ग टर्म फंड उठाए जाते हैं, वेरी गुड, बाय सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटीज, है ना, बाय सेलिंग ऑफ डेट एंड इक्विटीज, बॉन्ड्स और शेयर्स, ये करके हम क्या करते हैं, कैपिटल उठाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में हम क्या करते हैं, या तो डेट उठाते हैं या तो इक्विटी बेच के पैसा उठाते हैं, या तो डेट उठाते हैं या तो इक्विटी उठाते हैं, तो इससे हमें कैपिटल मिलता है, तो दैट इज कैपिटल मार्केट। तो डेट मार्केट कैसे चल रहा है इंडिया में वो देखते हैं। डेट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन बहुत अंडर डेवलप्ड है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 15% ऑफ जीडीपी डेट मार्केट में आता है, लेकिन हमसे लगभग डबल से भी ज्यादा इज चाइना, ट्रिपल से भी ज्यादा है, 4 टाइम्स इज मलेशिया, एंड बहुत ज्यादा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को तो 2 चीजों में याद रखना, एक तो स्किल वाले में, मेंस के लिए काम आएगा, एक तो स्किल वाले में, स्किल साउथ कोरिया में बहुत ही बेहतरीन है जो इंडिया में 5-7% ही है, और दूसरा डेट टू जीडीपी और जो डेट मार्केट का पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो डेट मार्केट से क्या होता है, जो सेविंग्स हैं, अब देखो समझना भाई, बहुत अच्छे पॉइंट है समझना। आपने अपना पैसा सेव किया, सेव करके घर में रख लिया, उसका क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। डेट मार्केट में क्या होता है कि अब मान लो मैं एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी चलाता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मैं आपके पास है, मैंने आपको बोला कि यार तू ये सेविंग करके रखा हुआ है, तेरा क्या फायदा, तो ये सेविंग्स मुझे दे दे और मेरे से इसके बदले तू एक गारंटी ले ले या इंटरेस्ट ले ले। गारंटी भी क्या लूंगा, डेट मार्केट में इंटरेस्ट ले ले तू मेरे से इसके बदले, है ना, और फिर मैं इतने टाइम बाद तेरा प्रिंसिपल चुका दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इससे क्या होगा कि जो ये सेविंग्स हैं ये प्रोडक्टिव सेक्टर में लग गए ना, जो घर पे रखी हुई थी अभी कहां लग गई, रिन्यूएबल एनर्जी में लग गई। बैंक का डोमिनेंस कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि नाउ आई कैन गो टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, तो अपना डेट उठाने के लिए, तो बैंक का डोमिनेंस कम होता है और हमेशा बोरिंग कॉस्ट कम होती है। ये क्यों कम होती है, जितने मल्टीपल प्लेयर किसी इंडस्ट्री में होंगे हमेशा कॉस्ट कम होगी। आप एडटेक की कोर्स देख लो, एक टाइम पे एडटेक की कोचिंग कितनी महंगी थी, आज एडटेक की कोचिंग धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये मैं बोल रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट रिड्यूसेस, ठीक है। इंडियाज कॉर्पोरेट मार्केट इज एक्सपेंडिंग रैपिडली बट इट इज स्टिल वेरी हाईली अंडर डेवलप्ड। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी। इफ आई मूव ऑन टू, अगर मैं आगे बढ़ूं, एंड इफ आई मूव ऑन टू एफपीआई, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे समझना है, जो मैं आपको ऊपर एफडीआई बता रहा था, लेकिन एफपीआई का क्या सीन है, फिर एफडीआई तो चलो मैं बता चुका हूँ। एफपीआई इज वेरी वॉलेटाइल, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में काफी खराब रही है। ध्यान से सुनना भाई, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एफपीआई का जो केस है वो काफी खराब रहा है, इट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल। जो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल इसका आउटफ्लो हुआ है नियरली 1.5 लाख करोड़, नियरली 1.5 लाख करोड़ की एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है। मार्च 26 में 62.5 लाख करोड़ पे एफपीआई आई थी, विच वॉज अ 2 ईयर लो, भाई साहब 2 साल का लो था वो। दिसंबर 2025 में इट केम टू 81 लाख करोड़, और यूएस जो है वो हाईएस्ट एफपीआई देता है इंडिया को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका समझने का वो ये है इसमें, हालांकि मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट फ्रॉम द इको सर्वे, क्योंकि ये तो उसके बाद आया ना, लेकिन ये पॉइंट मैंने अपने आप से आपके लिए ऐड कर दिया था, तो इस वाले पॉइंट को आप एक बार जरूर ध्यान से देखना। मार्च 2026 में 2 साल का सबसे लो एफपीआई पे खड़ा था इंडिया, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई दुनिया भर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कोई भी चाहता नहीं ना अपना पैसा फंसाना, आप समझ रहे हो। दूसरी दिक्कत ये है कि दूसरी जगहों पे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो एफपीआई है वो उन पर्टिकुलर स्टेप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उन पर्टिकुलर स्टेप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ में आई, क्लियर है। तो दिस इज द एफपीआई का सीन। एक इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है गिफ्ट सिटी का। इंडिया का पहला गिफ्ट सिटी कहां लगा है सबको पता है, गांधीनगर में। उसका रेगुलेटर कौन है, आईएफएससी, सबको पता है, ठीक है। अब ग्लोबली जो फाइनेंशियल सेंटर है उनकी एक रैंकिंग बनती है, उसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स। तो उसमें जो इंडिया की रैंक आई है, या फिर इंडिया की गिफ्ट सिटी की रैंक आई है, वो 43 आउट ऑफ 120 आई है। तो हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला रैंक क्या है 43, दूसरा ये कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स निकालता कौन है, एक जीएन पार्टनर्स एंड चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जीएन पार्टनर्स एंड चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये निकालता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 43। श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक पहला फॉरेन कॉर्पोरेट बैंक बना है जो हमारे गिफ्ट सिटी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। तो ये 2-3 चीजें यार पता नहीं, मतलब प्रीलिम्स में पूछी तो जा सकती हैं, देखो ऐसा नहीं है, फैक्ट तो पूछता ही है, बट बाकी एग्जाम्स के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए जैसे ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्या बोलेगा, गिफ्ट सिटी स्टिल हैज नो रेगुलेटर, है ना, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, और ये श्रीलंका के डीएफसीसी बैंक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तीनों चारों स्टेटमेंट्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है अराउंड गिफ्ट सिटी।
अब तो आप लोगों को भी समझ में आने लगा कैसे स्टेटमेंट्स बनते हैं। जैसे मैं इसी में बना दूंगा कि नो फॉरेन बैंक या फिर नो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैज येट बीन लिस्टेड ऑन द गिफ्ट सिटी एक्सचेंज। अब ये देखते हैं आप क्या सोचो, मैड लगाओ कि नहीं यार ये तो मतलब क्यों सोचूंगा मैं ऐसा, है ना। अगर कोई लिस्टेड ही नहीं है तो मेरे दिमाग में क्यों आएगा, वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, तो वही दिमाग लगाते फिर आप मैड लगाओ और उसको निपटा दो। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो कुछ टॉपिक्स और हैं इस लेक्चर के, वो देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल सेक्टर। इसको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। एक्सटर्नल सेक्टर कर लेते हैं भाई। एक्सटर्नल सेक्टर एक टॉपिक करेंगे इस वाले लेक्चर में, और एक इन्फ्लेशन करेंगे, है ना। एग्रीकल्चर भी करेंगे, 3 टॉपिक इस लेक्चर में करेंगे। फिर आपके 3-4 टॉपिक बचेंगे, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, तो विल बी डन विद द इको सर्वे। ठीक है, चलो ये 3 टॉपिक करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर, इन्फ्लेशन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक बहुत ही बड़ी रीऑर्डरिंग चल रही है दुनिया भर में। अब वो रीऑर्डरिंग क्या है वो तो हम चलो IR में पढ़ाएंगे आपको, मेंस में भी और वैसे पढ़ा दिया है। बट एक स्ट्रक्चरल रीऑर्डरिंग चल रही है दुनिया में, है ना। दुनिया भर में आप देखोगे कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आ गई है, बायलिटरलिज्म इंक्रीज हो रहा है, मल्टीलेटरलिज्म कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, रहता मुझे बोलना चाहिए मिनीलेटरलिज्म भी बढ़ रहा है, बायलिटरलिज्म भी बढ़ रहा है, मल्टीलेटरलिज्म कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि इसके चलते देयर विल बी एन इंपैक्ट ऑन द ट्रेड, ऑन द इकोनॉमी, ऑन द वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन लेड ट्रेड, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीऑर्डरिंग एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। तो ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है कि 2 तरीके के ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं। व्हाट आर दोस 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, एक है आपका फ्रेंड शोरिंग, एक है आपका नियर शोरिंग। अब आप बिल्कुल वर्ड से समझ ही पा रहे होंगे अगर आप थोड़ा मैड लगाएंगे। तो फ्रेंड शोरिंग क्या है कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, तो द ट्रेडिंग विद फ्रेंड्स इज इंक्रीजिंग। फ्रेंड्स क्या है, मतलब वही लाइक माइंडेड कंट्रीज, है ना, अलाइड कंट्रीज बोल लो, जो अलाई है आपस में। एंड नियर शोरिंग चल, नियर शोरिंग क्या है कि यार मैं अपनी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में ट्रेड कर लेता हूं यार, बहुत दूर नहीं करता हूं, है ना, क्योंकि बहुत दूर करने में बहुत रिस्क दिख रहे हैं। तो इसलिए 2 तरीके के जो ट्रेंड्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, एक है आपका फ्रेंड शोरिंग, दूसरा आपका नियर शोरिंग। ठीक है, अब आते हैं इंडिया पे, ये तो गई वर्ल्ड की बात, अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 6% ग्रो किया है एंड इट हैज टच्ड $825 बिलियन। बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड बट स्टिल अ वेरी गुड नंबर, डिपेंडिंग अपॉन हम किस गड्ढे से निकल के आ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड नंबर, जिसमें से मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो $440 बिलियन का है और बाकी जो सर्विसेज का ट्रेड है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो वो $100 बिलियन का हमने ट्रेड बनाया, करंटली 52 है। रिसेंट में मुझे याद है मेरा इंटरव्यू था तो $50 बिलियन क्रॉस किया था, फिर 52 हो गया अभी, और हमने एम किया कि हमें $100 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया से चाहिए। ये लगभग आप ये मान लो तब होगा, मतलब कम से कम जब हम $1000 बिलियन का ओवरऑल एक्सपोर्ट करने लगेंगे, कम से कम तब जाके हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में $100 बिलियन का ट्रेड कर पाएंगे। मतलब हो सकता है तब भी ना कर पाए, बट एटलीस्ट इतना तो लगेगा। एंड आर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट। पर आप बोलोगे लेकिन सर इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, फिर इतना कम एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट में क्यों? क्योंकि इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है ना खाने की यार, हमें जो उगाना है उससे पहले खुद को सस्टेन करना, उसके बाद एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो हेंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एज परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट इज लेस इन इंडिया। बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका सर्विसेज का ट्रेड। सर्विसेज का ट्रेड में बढ़िया सरप्लस चल रहा है, सर्विसेज में इंडिया बढ़िया करता है, सॉफ्टवेयर सर्विस, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, फिनटेक, और सबसे ज्यादा यूएस में कर रहा है। तो रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ $189 बिलियन इंडिया का चल रहा है, सर्विसेज का ट्रेड बढ़िया चल रहा है इंडिया का। मैं आपको बोल रहा था ना ऊपर कि यूएनसीटीडी दोबारा आएगा। यूएनसीटीडी की रिपोर्ट है जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2 तरीके के इंडेक्सेस आते हैं। एक है, मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट एक ही है, बस रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। जैसे एक है डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप। अब ये बहुत बड़ा इंडेक्स है देखने के लिए कि जैसे मान लो समझो, मान लो 2 कंट्रीज हैं आपस में बहुत सारा ट्रेड कर रही है, बहुत सारा, तो टॉप पे आते चली जाएंगी। लेकिन व्हाट अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रेड, है ना, 2 लोग आपस में तो कुछ भी दिखा दो, फेक नंबर दिखा दो, लेकिन जब तक ट्रेड डाइवर्सिफाई नहीं हो रही है, कितने लोगों के साथ आप ट्रेड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो टॉप 3 है वो चाइना, यूएई एंड इंडिया। तो मतलब डाइवर्सिटी हमारी ट्रेड की काफी बढ़िया है। देन मर्चेंडाइज की ट्रेड डाइवर्सिटी में हम इंडिया 4थे नंबर पे आता है। ठीक है, ओवरऑल डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप 3rd नंबर, मर्चेंडाइज ट्रेड डाइवर्सिटी 4th नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर से ही लिंक करके अगला कौन सा टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सबको मैंने कई बार पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीजें आती हैं, एक है आपका करंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वही जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड वगैरह चल रहा है वो मेजरली आते हैं, मैं काफी डिटेल पढ़ा चुका हूं सब चीजें, होप सो। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो भी आपका एसेट लायबिलिटी वाली चीज होती है, एफडीआई आ गया, एफआई वगैरह आ गया, ये सब चीजें आती है। तो करंट अकाउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा
एक तरीके से मिसट्रस्ट बढ़ता है, एक तरीके से लाइबिलिटी बढ़ती है आगे के लिए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी रह गया, जो कि वेरी 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 मतलब ऐसे कंट्रोल्ड है। रेमिटेंसेस का लार्जेस्ट रेसिपिएंट इंडिया रहा ही है, अभी भी है। 3.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ द लाइक इंडिया इज फ्रॉम रेमिटेंसेस। और इसमें इसमें बहुत बड़ा पॉइंट बताता हूँ, जो आप मतलब इंटरव्यू में बोल सकते हो, जो आप प्रीलिम्स में अगर ट्रेंड आ गया तो बता सकते हो, एंड मेंस में तो मोस्ट डेफिनेटली इस पर कंक्लूड या इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। क्या है कि यूएसए, यूएई, यूके, अब हमारे लार्जेस्ट रेसिपिएंट ये तीनों है। पहले सबसे हमारे लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन हुआ करते थे? द साउदी कंट्रीज, है ना, मतलब द गल्फ कंट्रीज। इसका क्या मतलब है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया गल्फ कंट्रीज में होता था सिर्फ हमारा लेबर, यहां से इंडिया से जो लेबर है, मतलब जो लो स्किल्ड लेबर है, लेबर तो चलो सभी है, जो लो स्किल्ड लेबर है वो जाता था गल्फ कंट्रीज में। अब ये जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज टू द यूएस यूके मार्केट, इससे पता चलता है कि इंडिया का जो लेबर है अब वो हाई स्किल्ड लेबर माइग्रेट कर रहा है। अभी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों ही बातें हैं भाई। मतलब देखो समझना बात, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिख रहे हो, किस आर्गुमेंट के नीचे लिख रहे हो। क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है कि यार हाई स्किल लोग हम रोक नहीं पा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टेक ड्रेन हो रहा है, स्किल ड्रेन हो रही है, ये सब चीजें है ना। मूव अवे, मूव आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। अब लिखो भाई स्किल ड्रेन, फाइनेंस ड्रेन, टेक ड्रेन, ये सब चीजें हो रही हैं, अब लिखो, है ना, राइट दिस इन द मीन्स। खैर माई पॉइंट तो नेगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव कैसे है कि भाई अब इंडिया में इतने लोग स्किल्ड है ना कि हम स्किल माइग्रेशन करवा पा रहे हैं। और ऑब्वियसली मतलब लेबर जो भेज रहा है उससे मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी तो होगा ना जो स्किल लेबर भेज रहा है। तो उस तरीके से भी बोल सकते हो कि रेमिटेंसेस हमारे लिए पॉजिटिव जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है भाई। देन कम्स कैपिटल अकाउंट। इंडिया टॉप रेसिपिएंट है ग्रीनफील्ड रिजल एफडीआई का, ये बात याद रखना। ग्रीनफील्ड पता ना सबको क्या होती है? जो नया कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज ग्रीनफील्ड। जो एग्जिस्टिंग में चेंजेस करते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के डिजिटल एफडीआई का इंडिया टॉप रेसिपिएंट है ना। और ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इंडिया में $81 बिलियन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है फ्रॉम लॉन्ग जेस्टेशन कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू शॉर्ट साइकिल टेक ड्रिवन सेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना भाई। हो क्या रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी पीपल आर पुटिंग देयर मनी इन समथिंग दैट कैन गिव देम क्विक रिटर्न्स, है ना। जैसे क्या है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है अगर आप एफडीआई लेके आते हो, और शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है अगर आप एफआई लेके आते हो, तो दुनिया भी क्या ट्राई करेगी? एफआई लेके चलते हैं, क्योंकि शॉर्ट साइकिल है, टेक ड्रिवन सेक्टर है, जब पैसा निकाल के अपना वापस जाओ। लेकिन अगर आपको लंबा खेलना है तो यू हैव टू पुट योर मनी इनटू इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बेस्ड सेक्टर्स। देन फॉरेक्स का मैं ऊपर बता चुका था, 700 बिलियन डॉलर 11 मंथ का कवरेज है। 94% हमारा एक्सचेंज रेट इसी से कवर हो जाता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स, एसडीआर एंड आईएमएफ के रिजर्व पोजीशंस आर पार्ट ऑफ आर फॉरेक्स रिजर्व। हमारे फॉरेक्स में क्या क्या आता है, ये 4 चीजें आती हैं। आई होप एक्सचेंज सेक्टर जो है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अप दैट विल डू इज इन्फ्लेशन। ठीक है भाई। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन की बेसिक बात तो आपको पता ही है। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है? जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड पर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब डिमांड बढ़ जाए चीज़ों की, ठीक है, अब डिमांड बढ़ेगी तो वो एक सेम कैश लिमिटेड चीज़ों को वो करेगा ना, चेज करेगा ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड पर इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश क्या होता है? हमारे सप्लाई के साइड से, है ना, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए तो कॉस्ट पुश हो जाएगी ऊपर, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अच्छा, 2 टर्म्स होते हैं सबको पता है ना, डिसफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आई होप सबको दोनों चीज़ें पता है। डिसइन्फ्लेशन इज कि जो इन्फ्लेशन के रेट हैं उसमें कमी आ जाए, और डिफ्लेशन इज प्राइसेस का ही गिर जाना, है ना। तो ये दोनों चीज़ आई होप आपको पता हो कि भाई मान लो इन्फ्लेशन पिछले साल 5% था, इस बार 3% है, तो क्या है? डिसइन्फ्लेशन है। लेकिन डिफ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन पिछली बार 5% था, इस बार -5% है, मतलब प्राइसेस कम हो गए, है ना। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक साल में 100 का 105 हो जाए, फिर 107 हो जाए, तो इट इज डिसइन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो कम हो रही है। बट एक साल प्राइस 100 है, फिर 105 हो जाए, फिर मैं कह रहा हूँ 95 हो जाए, तो दिस इज डिफ्लेशन। आई होप क्लियर है बात। नाउ इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में क्या है? सीपीआई है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर कौन है? जो रिटेल में खरीदता है, तो ये क्या हो गया? रिटेल इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। कौन निकालता है? ऑब्वियसली मैंने बोला था आपको कि जहां क्वेश्चन समझ में आए, सीएसओ मोस्टली निकालता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि धीरे धीरे कम करके हम सीपीआई को देश में 2025 में 2.8% पे ले आए हैं, जबकि हमारा बैंड क्या है? 4 ± 2, तो मतलब हम बैंड के लोअर वाले साइड पे आ गए हैं अभी। आप समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अच्छा, 2-3-4 चेंजेस हुए हैं भाई सीपीआई में, याद रखना है। एक तो बेस ईयर चेंज हो गया इसका, पहले के मुकाबले क्या हो गया? 2024। नंबर ऑफ आइटम्स अब इसमें हो गया 358। नंबर ऑफ मार्केट होंगे इसमें 12,
और जो वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेज है वो पहले बहुत ज़्यादा था, उसको कम करके हमने 37% के आसपास कर दिया है। पहले वो 46% था, तो उसको 9% के आसपास हमने कम कर दिया है। एंड नाउ द फूड एंड बेवरेज वेट इन द CPI इज लेसर। क्लियर है बात? देन कम्स कि भाई ये जो पूरा CPI रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? कोई भी चीज में इन्फ्लेशन क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, ये बताओ। अगर उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ना, जैसे मान लो सीरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है किसी भी चीज का, तो हमारे पास अब खरीदने के लिए ज्यादा सामान है, मतलब द सेम अमाउंट ऑफ मनी इज चेजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और मोर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हम उसको चीज करेंगे तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जो हेडलाइन में आती है। दर, ये क्या बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति बोलते हैं ना, मुद्रास्फीति की दर बढ़कर हुई 6%। क्या कर रही है सरकार, ऐसे होता है ना, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन बन गई वो। बट उसमें फूड एंड फ्यूल इंक्लूडेड होता है। फूड एंड फ्यूल क्या है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जैसे उसमें से फूड एंड फ्यूल हटाते हैं तो बन जाती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, बात समझ में? तो कोर इन्फ्लेशन जो है हमारी वो, अच्छा देखो ऐसा आपको मिलेगा, कहीं पे कोर इन्फ्लेशन 2.8% मिल जाएगी, कहीं पे 3.5 लिखी मिल जाएगी। ये डेटा अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि कभी कभी डेटा पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, कभी इस फाइनेंशियल ईयर का है, कभी आपका एक क्वार्टर का है, कभी आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। तो देयर आर वेरिंग थिंग्स, है ना, इन दीज थिंग्स। तो ये चीज आई होप कि आप याद रखिए कोर इन्फ्लेशन के केस में। देन दो अच्छे ट्रेंड्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखो। एक है कि रूरल की इन्फ्लेशन ज्यादा होती है अर्बन की इन्फ्लेशन से, और दूसरा है कि स्टेट लेवल पे केरला और लक्षद्वीप जो ऐसी जगह हैं जहां जिन्होंने 6% की जो लिमिट है उसको ब्रीच किया है। ब्रीच मतलब अपर साइड पे ब्रीच करना है ना, 6% के ऊपर जाना, 4+5 के अपर साइड 6% है ना, उसके ऊपर जाना। तो दो ट्रेंड ऐसे हैं, एक रूरल इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन अर्बन इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि फूड का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो एक ये है, और दूसरा है आपका स्टेट लेवल पे केरला और लक्षद्वीप, इन दोनों ने आपकी जो इन्फ्लेशन की अपर बैंड है उसको ब्रीच किया है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, इस लेक्चर में इतने करता है। एग्रीकल्चर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइन करके बता दूंगा। चलो फिर आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप ये इको सर्वे का इतना रिवाइज कर लो, और ये वाला डॉक्यूमेंट आपको भेज देता हूँ, तो उसको आराम से आप पढ़ लो। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं यार आपको, ये बेसिक ट्रेंड्स ही चाहिए होते हैं। थोड़े बहुत स्कीम के नाम जो आपको बढ़ा रहा हूँ, जैसे अब ये 2 स्कीम और आएंगी, है ना, NMO NMEO और आपका आत्मनिर्भर पल्सेस, तो ये स्कीम्स के साथ ही आपका डन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। आपको पता ही है एग्रीकल्चर UPSC का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है। 2-3 चीज़ें समझेंगे, बहुत अच्छे समझाऊंगा। देखो, इनकम जो देश की आती है उसमें से सिर्फ 1/5 मतलब 20% के आसपास, 20% से भी कम होता है एक्चुअली, हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, तो नियरली हाफ, ये मान लो आप, है ना, 46% वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में। इससे क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्टिव होती तो भाई एग्रीकल्चर जो है वो देश की इनकम में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता। तो प्रोडक्टिव कैसे नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में बाकी इशूज है। चलो वो मेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारा, और जो डेकेडल ग्रोथ रेट भी है वो 4.4% के आसपास है, जो कि दुनिया में ग्लोबल से बेटर है, ग्लोबल एवरेज से। अब देखो यार, हर डेटा को ना लिखने का तरीका होता है, हालांकि मेंस में समझाऊंगा, बट हर डेटा को लिखने का तरीका होता है। आपको इसी चीज को, अब ये देखो कितना पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ यार ग्लोबली तो एग्रीकल्चर इतना ग्रो कर नहीं रहा है, बट पॉइंट ये है कि जिन कंट्रीज में ग्रो कर रहा है उनमें तो डबल डिजिट में भी ग्रो कर रहा है ना, उनमें तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डेटा को कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, बस वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। खैर, लेकिन जो जीवी है इंडिया में वो ग्रो कर रहा है 4.7%। सर ये क्या डिफरेंस है? देखो, ग्रोथ रेट है 4.4%, जीवी है 4.7%। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एग्रीकल्चर में, जैसे मान लो किसी ने कोई दुकान खोली, उस दुकान खोल के उसने एक साल 100 आइटम बेचे 100 रुपए के, अगले साल उसने 110 आइटम बेचे 150 रुपए के, तो उसका ग्रोथ रेट 100 से 110 हुआ, लेकिन जीवीए 100 से 150 हो गया ना। समझ रहे हो बात? तो वैल्यू एडेड है ना, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ है, रिलेटिवली ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा बट रिलेटिवली ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है भाई कि जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं वो हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, समझो बात को, और वो अब एग्रीकल्चर जीवीए का 33% बन चुका है। तो इसलिए ओवरऑल जीवीए इंप्रूव हो गया है। आई बात समझ? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनियन का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, पोटैटोस का, है ना। ये कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट है जो याद रखने हैं। और लाइव स्टॉक में तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं हम। लाइव स्टॉक सेंसस वगैरह आया था काफी पहले, लाइव स्टॉक में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं पिछले 10 साल में। मतलब बेसिकली देखो यार, इकोनॉमिक सर्वे का ये सीन होता है कि वो ट्राई करता है कि रिजीम की बात करे, है ना। तो आप देखोगे बहुत जगह ऐसा कंपैरिजन दिखेगा इसमें कि 2014 से पहले ऐसा, 2014 के बाद ऐसा है, 10 साल में ऐसा हो गया जी। तो वो रिजीम की बात करता है, मतलब वो 2014 द बीजेपी एरा, द बीजेपी एनडीए एरा। तो उस टाइम के अंदर अंदर लगभग 200% का जीवीए का एडिशन है लाइव स्टॉक में, वेरी बिग डील है ना।
ऑयल सीड्स की बात करते हैं। ऑयल सीड्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका ऑयल सीड्स से, तो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ ऑयल सीड्स पे। सबसे पहले तो ये है कि हम आज भी ऑयल सीड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और सेल्फ सफिशिएंसी एम कर रहे हैं, लेकिन अचीव कर नहीं पाए। तो वो क्या बोलेगा आपको कि वी हैव रिसेंटली अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी? नो सर, वी हैव नॉट, वी आर स्टिल इंपोर्टिंग इट। दूसरा है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल क्या होता है? एनएमयू जिसको बोलते हैं, एनएमयू ऑयल सीड्स, है ना, ऐसे करके जो बोलते हैं। ये 7 ईयर का प्लान है, 2024 में शुरू होता है, 31 तक चलेगा। इसमें सिंपल सा फंडा यही है कि भाई हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स दिलवाएंगे और मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट जैसे ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे ताकि ऑयल सीड्स जो है वो ज़्यादा हम बेहतर बना सके। ठीक है, बाकी पाम ऑयल कल्टिवेशन बढ़ाना है हमें, क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये सब मतलब हर चीज़ की बात है बेसिकली। पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, है ना, ये सब कैसे करेंगे? इनकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और साथ साथ में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स भी ज़्यादा फार्मर्स को देंगे। फिर आता है आपका मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब देखो पल्सेस में क्या सीन है, पल्सेस में भी हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, तूर, उड़द, मसूर, है ना, ये सब चीजें हैं। अब आत्मनिर्भरता का फायदा क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है आपका। ठीक है, आपके देश में खुद का सामान प्रोड्यूस हो रहा है, इनकम जनरेशन, जीडीपी जनरेशन, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो हमने ही देखा है कि पल्सेस में हम ऑलरेडी उसको 300 लाख हेक्टेयर के आसपास कर चुके हैं जितने वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या यूपीएससी पूछेगा? नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में मुश्किल है। लेकिन वही बात है, इको सर्वे मुझे आपको ऐसा कवर कराना है कि आप कहीं से एटलीस्ट लिंक कर पाओ। देखो प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ जस्ट इन्फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो गेम ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, कि भाई कहीं पल्सेस का मुझे कुछ पता था और दूसरा सर ने इको सर्वे में बता दिया, कहीं आपस में लिंक हो गया। देन इरिगेशन ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, ग्रोस इरिगेटेड एरिया एज ऑफ द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इज 56%, ये भी इंक्रीज हो रहा है, बेटर हो रहा है देश में। क्या मतलब है इसका? जितने एरिया में देश में हम क्रॉपिंग करते हैं उसमें से जितने एरिया में इरिगेशन होती है वो 56% है, 56%। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अभी भी अच्छा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ना, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू यूज डेटा। मैं एग्जांपल देता हूँ, वाले की मेंस की बात है, बट चलो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि याद भी रह जाएगा वाला डेटा। अगर आपको दिखाना है कि इंडिया में कैसे एग्रीकल्चर की बैंड बची पड़े, तब क्या बोलोगे? 44% एरिया इन इंडिया इज स्टिल rain fed, still monsoon dependent, does not have adequate irrigation facilities. और अगर आपको ये पॉजिटिव दिखाना कैसे दिखाओगे? 56% ऑफ इंडिया इज नाउ अंडर इरिगेशन, है ना, 56% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया इज नाउ अंडर इरिगेशन, ऐसे करके। ठीक है, इसके लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना चल रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करते हैं। कैसे प्रमोट करते हैं? माइक्रो इरिगेशन में हम इरिगेशन की चीजें लगाने के लिए स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को पैसे देते हैं, ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए, सब लगाने के लिए पैसे देता है। ठीक है, तो जैसे स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को 55% असिस्टेंस और बाकी को 45% असिस्टेंस फॉर इंस्टॉलिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मॉल एंड मीडियम को, है ना। अगर बिग स्केल फार्मर है तो 45% फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्मॉल फार्मर है तो 55% फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। बात समझ में आई? बाकी एग्रीकल्चर में ये बात तो है कि प्राइस इनकम सपोर्ट तो हम देते ही हैं। एक तो एमएसपी है ना, एमएसपी फॉर 22 क्रॉप्स। एक है पीएम किसान। पीएम किसान क्या है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड एक ऐसी स्कीम जो 6,000 रुपए हर साल फार्मर्स को देती है, टू ऑल फार्मर्स, टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, चाहे उनका स्मॉल हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, उनको सबको क्या मिलती है? 6,000 रुपीज पर ईयर मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट की प्राइस इनकम तो और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट ये दो में तो चलती हैं, एक एमएसपी, एक पीएम किसान। बात समझ में? एमएसपी कितने क्रॉप्स के? 22 क्रॉप्स के। क्रॉप्स के नाम बेसिक वाले याद हैं सबको, अगर पैसा मुझे बेसिक दोबारा से ना पढ़ाना पड़े। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बाद वो है सर्विसेज। अब जो मैं ऊपर समझा रहा था आपको कि जैसे एग्रीकल्चर का एक जीवी हो गया, जीवी में कंट्रीब्यूशन हो गया, ऐसे ही सर्विसेज का भी कंट्रीब्यूशन। सर्विसेज कंट्रीब्यूशन तो भाई देखो बहुत बड़ा ही होता है, तो मैंने पता ही है, 50% से हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो ये याद रखना। मतलब जस्ट आप प्रीलिम्स के लिए इतना रखो, 50% से ज़्यादा है, उससे स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, नियरली 4.3% जो है वो एक्सपोर्ट कर चुका है 2024 में, और लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज तो है ही, है ना, सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ पे आते हैं। मतलब ठीक है, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था ना कि एफडीआई इस बार हमारे थोड़े से कम हुए थे, डिप आया था, लेकिन वो ठीक है, वो मतलब बिकॉज ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स वगैरह है, ये हम वापस से करेक्ट कर लेंगे, पक्का ही कर लेंगे, वो तो डेफिनेट है, वापस से आ भी रहा है ट्रैक पे। एक इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझना भाई। एक तो सबसे पहले एक रिपोर्ट का नाम याद करो, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। क्या? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये किसकी है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इको सर्वे में मेंशन्ड है। अब इको सर्वे में मेंशन्ड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड से लिंक कर लेना, वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का शेयर है जीडीपी में, वो पोस्ट कोविड स्ट्रेंथन हो रहा है और ग्लोबल लाइंस पे ही रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 मतलब इसमें लाइंस हैं, और ये लाइंस यूपीएससी उठा के पूछ लेगा, है ना। तो एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंडियाज सर्विस सेक्टर शेयर इन जीडीपी हैज बीन स्ट्रेंथनिंग ऑन द ग्लोबल लाइंस। मतलब समझो क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 100 रुपए की जीडीपी थी, उस 100 रुपए में पहले मान लो सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन था लेटेस्ट से वो 51 रुपीज था,
अब पोस्ट कोविड वो 53 के आसपास हो गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई पोस्ट कोविड भी हम वापस से अपने सर्विस सेक्टर को बूम करवा पा रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, और ग्लोबली भी यही देखने को मिल रहा है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, दूसरी चीज एक UNCTAD की रिपोर्ट में थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रीलिम्स में दोनों के लिए याद रखेंगे, कि पोस्ट कोविड जो सर्विसेज है, सर्विसेज में आने वाला और जाने वाला FDI has increasingly been concentrated in two sectors, which is what energy and communication. ग्लोबली बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया का डेटा नहीं है, ग्लोबली सब। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, खासकर मीन्स के लिए, बट प्रीलिम्स में भी नेवर नो क्या बोल रहा है ये। पोस्ट कोविड UNCTAD की रिपोर्ट कहती है पोस्ट कोविड जो ग्लोबल जितना सर्विसेज का FDI चल रहा है वो इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एनर्जी और कम्युनिकेशन में। पहले कितना था, लगभग 44% आता था इंटू एनर्जी एंड कम्युनिकेशन, अब लगभग 70% आता है इंटू एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, और ये आपको हर जगह, मतलब हर जगह मैं आपको सिखाऊंगा मेंस में सब डेटा आप कैसे यूज कर सकते हो। नाउ एक काफी बढ़िया चीज है जो, अच्छा ये पढ़ने से पहले आपको ये वाला पढ़ा देता हूँ टॉपिक, चलो ये कर लेते हैं पहले, सर्विसेज का चल रहा है तो। नीति आयोग फाइंडिंग्स ऑन स्टेट लेवल सेक्टर लेवल डायनामिक्स। नीति आयोग ने जो सर्विस सेक्टर है उसको 15 सब सेक्टर्स में डिवाइड किया, ये देखते हुए कि आउटपुट कहाँ से कितना निकलता है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है किस पर्टिकुलर सेक्टर में, और रीजनल डायनामिक्स कैसे हैं, स्टेट वाले के डायनामिक्स कैसे हैं। और फिर उस पर हमने 2-3 फाइंडिंग्स दी हैं। सबसे पहली फाइंडिंग क्या है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 30% सर्विस सेक्टर दे रहा है ना, नियरली 30%, समझ रहे हो ना, जो 50% से ज्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 30% वो वाला सीन है, जो जिसका कंपैरेटिव एग्रीकल्चर इज मोर देन 50। ये मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत मेजर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, बात याद रखना। कंस्ट्रक्शन आज भी देश में लेबर ही कर रहा है, वो 11% ही दे पाता है, जबकि सर्विसेज जो है वो 30% दे रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, अपने दिमाग में एक बार ड्रॉ करो मैप, महाराष्ट्र से शुरू करो, फिर कर्नाटक जोड़ो नीचे, फिर इधर साइड आ जाओ, ये तेलंगाना जोड़ो नीचे, तमिलनाडु जोड़ो, आंध्र में जोड़ना। ठीक है, ये 4 स्टेट्स मिला के भारत की सर्विसेज का 40% कंट्रीब्यूट करती हैं। 40%, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप दूसरी बात समझना कि भारत का वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट मेजरली इसमें कवर हो जाता है। आंध्र तो चलो नहीं जोड़ा, बट तमिलनाडु कवर हो गया, और कर्नाटक, महाराष्ट्र तो कवर हो ही गया। ठीक है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट में 62% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर से आता है। मतलब ऑब्वियसली बाय अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर तो है नहीं, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर है, तो इसलिए जो ओवरऑल आपको 50 दिखता है वो रूरल में बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, और अर्बन में बहुत कम है। अर्बन में 62% सर्विसेज के एम्प्लॉयमेंट का शेयर है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, है ना। ठीक है, एक चीज होती है भाई PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मतलब जो मैनेजर परचेज करता है सामान, किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोडक्ट को, गुड को, उसका डेटा लिया जाता है कि कितना होपफुल है कितना नहीं है। तो सर्विसेज का जो PMI है देश का वो 59 के आसपास था। एनीथिंग ग्रेटर देन 50 मतलब एक्सपेंशन हो रहा है सर्विस सेक्टर का फर्दर। आगे बात समझ। तो दिस इज अबाउट नीति आयोग फाइंडिंग्स ऑन द स्टेट लेवल सेक्टर लेवल डायनेमिक्स। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, इंडस्ट्री वाला। तो अभी देखो एग्रीकल्चर पढ़ लिया ना, सर्विसेज पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्या बनता है, ऑब्वियसली आपका बनता है इंडस्ट्री, है ना। तीनों जो वो कवर करने हैं ना अपने को, तीनों सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर हो गया और मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया, सर्विसेज हो गया, तो अब कर लेते हैं आप अपना इंडस्ट्री। ठीक है भाई, इंडस्ट्री देख लें एक बार। देखो देखने में तो पता है तुम्हारा कितना कितना पढ़ाना है मेरे को, बस तुम्हें ये पढ़ाना है और ये पढ़ाना है और ये पढ़ाना है और ये पढ़ाना है, बस डन है ना। नीचे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सब पढ़ाने में देखते हुए कितनी देर लगती है। चलो, तो इंडस्ट्री क्या जो जीवी है वो ईयर ऑन ईयर 7% ग्रो कर रहा है। अब ये डेटा कैसे यूज करोगे, एग्रीकल्चर का जीवीए 4.7, इंडस्ट्री का जीवीए 7। बात समझ में आ गई, थाला फॉर अ रीजन। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडस्ट्री को जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर तो बेटर ही चल रहा है। वैसे भी खैर एग्रीकल्चर की तो बेचारी खराब ही हालत है। शिफ्ट कर रहे हैं हम टुवर्ड्स हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन थ्रू द स्कीम्स लाइक PLI एंड PM गति शक्ति। अब यहाँ पे यही समझने वाली बात है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर 7% जीवीए ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। भले इंडस्ट्री इतनी ग्रो ना करे, लेकिन जीवीए ग्रो करता हुआ दिखेगा। जैसे मैंने बताया ना, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो रहा है इसलिए जीवीए ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आपकी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसलिए जीवीए ग्रो कर रहा है। तो जीवीए विल बी परफॉर्मिंग बेटर। आई बात समझ। ठीक है, अभी देखो सही तो सबको पता है, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन NSO निकालता है, मंथली निकालता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस दिखाता है कि भाई मंथली आपके जो आउटपुट है उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। 8 कोर सेक्टर है इसके। बहुत सालों पहले मैंने एक निमोनिक बनाया था, आज तक वो हर जगह चल रहा है। अब तो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भी यही निमोनिक पढ़ाया जाता है। इट इज़ रेस्को करना CF को,
CF क्या है? चीफ फाइनेंस। जैसे चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी बनोगे ना आप, ऐसे CF, तो रेस्क्यू करना CF को, रेस्क्यू करना मतलब किडनैप हो गया है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, कोई चीफ फाइनेंस का बंदा किडनैप हो गया है तो उसको हमें रेस्क्यू करना है, तो रेस्क्यू करना CF को। अब ये रेस्क्यू क्या है? R इज फॉर रिफाइनरी, E इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, S इज फॉर स्टील, CO इज फॉर, बताओ, कोल, CR इज फॉर क्रूड, NA इज फॉर, बताओ बताओ फटाफट बताओ, NA इज फॉर नेचुरल गैस, NA इज फॉर नेचुरल गैस, फिर C इज फॉर सीमेंट, F इज फॉर फर्टिलाइजर्स। बात समझ में आ गई? अब टोटल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसका 40% से ज्यादा तो यही इंडस्ट्रीज हैं, है ना, यही 8 सेक्टर हैं। 8 सेक्टर्स आर कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया, है ना। तो इनमें से 2-3 के बारे में कुछ इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ था, मैंने आपके लिए एक जगह कोलेट किया, कुछ में स्टैटिक ऐड किया है। सीमेंट के हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना फर्स्ट है, ठीक है। सीमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो कहाँ है? वेरी क्लोज टू रॉ मटेरियल्स। मुझे बता सकते हो कहाँ पे है? अगर आप देखोगे तो 85 to 90% जो है वो लगभग 10 स्टेट्स में है। कौन से वो स्टेट्स? राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, है ना। तो आप इसे कैसे समझोगे? बहुत नॉर्थ ईस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टॉप तो मतलब बहुत नॉर्थ इंडिया नहीं, यूपी के ऊपर नहीं, एंड छोटी स्टेट्स नहीं, तो इन सब स्टेट्स को हटा दोगे तो जो मेजर स्टेट्स बचती हैं, 10 बड़ी स्टेट्स, मेजर तो सभी हैं, बड़ी जो स्टेट्स बचती हैं उनमें 85% ऑफ सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। या फिर आप ये मान लो वहाँ पे 85% ऑफ सीमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। स्टील के भी हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और स्टील में एक बहुत बड़ी स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, विच इज PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। अब स्पेशलिटी वर्ड से समझ में आ रहा है हमें कि भाई ये हाई वैल्यू नीश प्रोडक्ट को स्टील का बना रही होगी, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली जो वैल्यू एडिशन है वो देश में बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है। देन आप देखोगे कि जो स्टील है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कुकिंग कोल पे, तो जो कुकिंग कोल है वो हम डिपेंडेंट है उसके इंपोर्ट पे। अब वो एसेंशियल है स्टील मेकिंग के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 2030 तक 140 मिलियन टन, है ना, हम अपना कुकिंग कोल खुद का प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए मिशन कुकिंग कोल आया था आज से 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोयला 5th लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारी टोटल एनर्जी का 55% और पावर जनरेशन का 75% के आसपास जो है वो आज भी कोल से आता है। कोल 3-4 तरीके का होता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कार्बन का कंटेंट कितना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ कार्बन कंटेंट। देन जो टॉप स्टेट्स हैं कोल की वो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? दिस इज अबाउट योर इंडस्ट्री वाला पोर्शन। चलिए वापस आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं एक, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स, काफी बड़ा टॉपिक है। सर्विसेज ही पढ़ रहे थे ना, सर्विसेज में ही इंडिया के सर्विसेज के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ जो मुझे लगता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, यूके के साथ हमारा सेटा हुआ था, उसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है। एक है म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि हम एक दूसरे के यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स को रिकग्निशन दे देंगे कि बच्चा ठीक है तुम्हारे यहाँ पे ये इन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, चलो ठीक है हमारे यहाँ पे माने दे देते, तुम्हारे यहाँ पे उन्होंने अकाउंटेंसी की हम देते, तुम्हारे पे आर्किटेक्चर के हम दे देते हैं। तो म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट, तो यूपीएससी बस इतना पूछेगा म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट रिसेंटली रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटेड टू इंडिया यूके सेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो मेंस के लिए कितने बड़े लाइन लिखी हुई थी इसमें, इंडिया हैज turned from a low-cost back office of UK to a strategic R&D and tech partner। कितनी बढ़िया लाइन है। अब बताओ ये कोई बच्चा है को सर्विस उठा के लाइन अपने आंसर में लिख के आ रहा है, तो भाई कैसे नंबर ना मिलेंगे? जीएससी में तो नंबर दिलवा के ही रहना है इस बार भाई, हो गया बस। ठीक है, नेक्स्ट इज डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। अगेन याद रखेंगे डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कहीं पे 2 जगह, इसमें आगे सिक्योरिटी वर्ड ऐड कर लेना यार, ये सिक्योरिटी वर्ड यहाँ पे ऐड कर लेना, सोशल सिक्योरिटी। हाँ क्या बोल रहा था? हाँ, तो जैसे मान लो डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है कि मान लो 2 कंट्रीज में, इंडिया और यूके में कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो अब इंडिया से भी वो सोशल सिक्योरिटी उठा रहा है, बाहर से भी उठा रहा है, तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन की। ठीक है भाई, ये जो 2 ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है इसको हम बंद करेंगे, एक जगह पे देके दूसरी जगह पे उसको मान्यता दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट MRA एंड डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC, ये 2 वर्ड्स याद रखना इंडिया यूके सेटा के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा आता है आपका फिर इंडिया ओमान सेपा। ये क्या है? इंडिया या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने FDI में 100%, है ना, उसको FDI में 100% राइट्स मिले हैं कि मतलब इंडिया जो है वो यूके में 100% FDI कर सकता है मेजर सर्विसेज में, 100% राइट्स मिले हमें मेजर सर्विसेज के लिए। ठीक है, बाकी FTA और टेपा वगैरह तो यूरोप के साथ कर ही रहे हैं। अच्छा सॉरी, यूके नहीं, सॉरी ओमान के साथ सेपा,
है ना। ओमान के साथ जो हमने सेपा किया है उसमें इंडिया को ओमान में मेजर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 100% राइट्स मिले हैं एफडीआई के। क्लियर है? दोबारा रिपीट करूं, इंडिया यूके में सेटा जिसमें एमआरए और डीसीसी है, इंडिया ओमान में सेपा जिसमें 100% एफडीआई राइट्स मिले मेजर सर्विसेज के लिए, और एफटीए और टेपा है हमारा यूरोपियन यूनियन पर उसके साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। देन डब्ल्यूटीओ के कुछ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज है, गैट्स जिसको बोलते हैं, उस गैट्स में 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपर से गैट्स पूछ चुका है, गैट पूछ चुका है, सब चीजें पूछ चुका है, तो अब क्या पूछेगा अगर वहां पे आगे बढ़ेगा तो वो मोड्स पूछेगा, क्योंकि ये मोड जो है ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ WTO ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव सर्विसेज ऑल्सो, सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोड 1 2 3 4। मोड 1 होता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, जैसे मान लो ऐसी सप्लाई जो आईटी सर्विसेज कह के मैंने यहाँ पे बैठ के किसी बाहर के क्लाइंट को सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करी, तो क्रॉस बॉर्डर। मोड 2 होते हैं कंजम्पशन अब्रॉड, जैसे कि मैं ऐसी चीज जो मैं बाहर दूसरे देश जाके ही उनकी सर्विस कंज्यूम कर सकता हूँ, अपने यहाँ से बैठ के नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे बैठ के गूगल चला रहा हूँ, तो ठीक है वो चल रहा है ना, लेकिन अगर मुझे मान लो गूगल का हेडक्वार्टर देखना है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, फिजिकली जाना ही पड़ेगा, तो ये कंजम्पशन हो गया, जिसका कंजम्पशन अब्रॉड जाके ही हो सके। तीसरी होती है कमर्शियल प्रेजेंस, इसका मतलब होता है कि भाई कमर्शियल, प्रॉपर कमर्शियल बैंकिंग प्रेजेंस, की कोई फॉरेन बैंक है उसने हमारे यहाँ पे अपनी कोई लोकल ब्रांच डाली है, तो दिस इज मोड 3। एंड मोड 4 इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जैसे कि मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। तो जब भी ट्रेड, ये सब क्या है, सर्विसेज में ही आ गया ना ये सब। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, फॉरेन बैंक सर्विसेज एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर 4 मोड्स ऑफ सर्विसेज दैट WTO हैज टेकन अप एज इन जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड सर्विसेज गैट्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इको सर्वे का भी और वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ द गवर्नमेंट इन जनरल इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, है ना, बहुत ध्यान है उस चीज़ पे। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मैं 3-4 चीज़ें कर रखी हूँ, 3-4 चीज़ें बताता हूँ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा सुनने में। पहला है आपका PLI स्कीम। PLI तो पता ही है ना सबको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, नाम से समझ में आता है कि अगर इतना प्रोड्यूस करो तो इंसेंटिव मिलेगा। तो PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री, इनके लिए PLI स्कीम दी गई है। इसमें ऑब्वियसली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में EV अडॉप्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो वहाँ पे काट मत देना कि भाई ऑटोमोबाइल लिखा है सर इसमें तो बस, ऑटो लिखा है इसमें तो बस, इसमें ये सब कहाँ से आ जाएगा, इसमें आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ से आ जाएगा, है ना, तो ये देख के काट मत देना। दूसरा इज द PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू टाइम से पढ़ रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखो समझो बात को, क्योंकि इंडिया के पास लिथियम की इशू है ना, तो हमारे लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऐसी जो बैटरीज होती है केमिस्ट्री सेल बैटरीज, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा है PM E-ड्राइव। अब E-ड्राइव नाम से सुनो क्या होता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है, ड्राइव का भी फुल फॉर्म है, वैसे ड्राइव का भी फुल फॉर्म है, ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है, ओके PM E-ड्राइव, E-ड्राइव की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। अब वो नहीं पूछेगा आपसे तो परेशान मत हो, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट वही है कि हम इनोवेटिवली व्हीकल एनहांसमेंट कर रहे हैं। कौन से वाले व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जैसे कि हम ई-रिक्शा तो जानते ही हैं, सब बैठे हैं हम अभी भी उसी से चलते हैं, फिर ट्रक, बसेस, है ना, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बहुत जल्दी मिल जाती है, सस्ती सी भी होती है, ऐसे गिल्ट भी नहीं आता बैठ के कि ज़्यादा पैसे खर्च हो गए या ऐसे पेट्रोल लग गया, एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, चीज़ तो बढ़िया है देखो इलेक्ट्रिक। खैर, तो PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन, समझ में आ गई बात। देन फोर्थ जो गवर्नमेंट का वो क्या है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल EV मैन्युफैक्चरर्स। क्या मतलब है इसका, कि इंडिया में हम पैसेंजर्स कार बनाएंगे जो EV है, इलेक्ट्रिक से चलेंगे, एंड साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेंगे बाहर से, फॉर एग्जांपल टेस्ला वेस्ला से, राइट। तो ये हो गए हमारे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब ऐसी कुछ चीजें मैं आपको फार्मा की पढ़ाऊंगा, फार्मा ये रहा, ठीक है, चलो उसको बड़ा कर देता हूँ। नाउ व्हाट आर द की पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन द फार्मा सेक्टर। सबसे पहले तो PLI है, PLI एक बल्क ड्रग्स के लिए है, एक बल्क ड्रग पार्क के लिए है, और एक प्रमोशन ऑफ मेडिकल पार्क की स्कीम है। क्या समझाया मैंने, एक PLI है बल्क ड्रग के लिए, एक PLI है बल्क ड्रग पार्क के लिए, ये PLI बोले, स्कीम बोल लो, स्कीम है, और एक है मेडिकल पार्क्स के लिए। तो प्रमोशन ऑफ मेडिकल पार्क्स, प्रमोशन ऑफ बल्क पार्क्स, और PLI फॉर बल्क
ड्रग्स, ताकि जितने भी हमारी इंपोर्टेड मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हैं उन चारों पे हम उन सब पे हम क्या हो जाएं, थोड़ा सा कम डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? ताकि हम उन सब पे क्या हो जाए, कम डिपेंडेंट हो जाए। जैसे मान लो बहुत सारा एपीआई जो है, एपीआई का सबको पता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, सबको पता है। जो भी एक ड्रग में सबसे एक्टिव कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऑफ दैट ड्रग, एपीआई। तो इंडिया बहुत सारा एपीआई जो है वो बाहर कंट्री से मंगाता है। तो अगर हम बल्क ड्रग प्रोडक्शन इंडिया में करने लगेंगे तो इसका मतलब वही पीएलआई बेस करने लगेंगे तो इसका मतलब हमारा जो इम्पोर्टेड एपीआई है उस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। वैसे भी हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी जाना जाता है कि हम सस्ता सामान बना लेते हैं, खासकर इसमें मेडिसिन में। ठीक है, मेडिकल पार्क 3 जगह लगे हैं भारत में अभी, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। और बल्क ड्रग पार्क 3 जगह लगे हैं, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। एएनपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, बात समझ में आई? तो 3 जगह मेडिकल पार्क, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, 3 जगह बल्क ड्रग पार्क, गुजरात, एचपी और एएनपी, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 2% ऑफ जीडीपी या मैन्युफैक्चरिंग का 11% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। इंडिया, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूसर, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। ऐसे ही मैन मेड फाइबर का सेकंड हाईएस्ट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर ऐसे ही जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है उसमें इंडिया 6 नंबर पे आता है। पहले दिन कौन है, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। सोचो बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज इंडिया को टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट पे आ रहा है। बहुत नेगेटिव चीज़ है ये। टेक्सटाइल जमाने में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी बहुत पहले से, बट थिंग्स बीइंग थिंग्स। तो 6th लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। फर्स्ट पे चाइना, दूसरे पास पे वियतनाम। देन पीएम मित्रा इज 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स लगे अंडर पीएम मित्रा, जो कि कहाँ लगे, एमपी, यूपी, फिर आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, है ना, इन सब चीज़ों पे आपके पार्क्स लगे हैं। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह तक है। ठीक है, क्लियर है? पीएम मित्रा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, देखो आपने कौन कौन से पढ़े थे अभी ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ यूपी पढ़ा, एमपी पढ़ा और तमिलनाडु पढ़ा। यहाँ भी एमपी, यूपी, तमिलनाडु। ठीक है, फिर यहाँ पे गुजरात पढ़ा, यहाँ पे भी गुजरात पढ़ लिया। ठीक है, बस यहाँ पे आंध्रा था, उस आंध्रा की जगह यहाँ पे तेलंगाना है ना, और यहाँ पे हिमाचल था, हिमाचल की जगह यहाँ पे महाराष्ट्र है। बस इतना ही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है नहीं तो वहीं से याद कर लेना। यहाँ पे 7 है टोटल और वहाँ पे 6 थे। तो एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे बताओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री याद रख लोगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन, सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड, 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जितने भी लोग मेरे से कभी भी इकॉनमी पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट के डिसीजन को, जो है कि हम गवर्नमेंट ने क्या कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे देश में, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, लाइक वेरी गुड थिंग। तो अगर मतलब मैं वही बोलूँ, अगर हम उसको कंपेयर भी करें तो गवर्नमेंट ने लगभग जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो डबल ही कर दिया है। तो 3 लाख करोड़ से हम उसको 6 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं ओवर द ईयर्स। ऑब्वियसली एक साल में नहीं, एक साल का डेटा नहीं है भाई, ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने उसको डबल कर दिया है, नियरली 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ के आसपास। 6 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ रहे हो कितना होता है? बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़। अभी आप एक बात समझो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी खर्च करते हो ना, एनी पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर गिव्स यू अ 3 टाइम्स रिटर्न। आप समझ रहे हो? तो वो बहुत बड़ी चीज़ है ना ये, मतलब बिकॉज ऑफ फ्रीबीज एंड एवरीथिंग इलेक्शन ईयर में डिप कर जाता है वो सब ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल गवर्नमेंट का केपेक्स पे ध्यान है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम याद रखना भाई, विच इज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, है ना, पब्लिक नहीं प्राइवेट, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट का काम ही है, दुनिया भर में गवर्नमेंट का क्या काम है, टैक्सेस के पैसे से कैसे देश का डेवलपमेंट हो सके, यही तो काम है। लेकिन द पॉइंट इज कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन, है ना, प्राइवेट भी तो कुछ पार्टिसिपेट करेगा कम वक्त, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंफ्रा रिपोर्ट 2024 अभी आपके वर्ल्ड बैंक ने दी है, इसमें इंडिया टॉप 5 में आया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे क्या पता चलता है कि इंडिया प्राइवेट सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वॉल्व है, और क्यों ना हो भाई, है ना, अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, मतलब वो बड़े प्रोजेक्ट बनाओ तो अच्छा प्रॉफिटेबल बन के निकलता है। देन देयर समथिंग, बहुत छोटी सी एक न्यूज़ है जो थी, और मैं चाहूँगा कि आप उसको तवज्जो भी दें थोड़ी सी। एक पीपीपी अप्रेजल कमेटी। अच्छा, बिफोर दिस क्यों लगता है आपको, क्यों इतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रा में क्यों हमारा अच्छा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पीपीपी की बहुत बढ़िया मॉडल्स है, इसलिए जीएसटी पीपीपी का जो पोर्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, ये बहुत बहुत तरह से चलता है,
एंड इसके बेसिस पे कितने प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं, और इसीलिए इसकी एक अप्रेजल कमेटी है हमारे पास, जो एपेक्स बॉडी है, जो जितने भी सेंट्रल सेक्टर के पीपीपी होते हैं उनको रिकमेंड करती है, उनको अप्रेज करती है। इसका चेयरमैन जो है, चेयर बाई चेयरमैन नहीं बोलूंगा, चेयरपर्सन बोलूंगा। इसके जो चेयरपर्सन है वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी जो भी होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे वो है। तो पीपीपी अप्रेजल कमेटी, बात समझ में आ गई। उस पीपीपी के चक्कर में हम टॉप 5 में बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप ये बात क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये जीएससी के मेंस में लिखा हुआ है, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्लाइट मार्केट सब कुछ, लेकिन फिर भी अब वही पॉइंट है कि मतलब जब आए गए तो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, ताकि एक आइडिया रहे। रोडवेज एंड हाईवेज जो हैं भारत में, जो नेशनल हाईवेज हैं वो 60% से ज़्यादा हो गया, देव इम्प्रूव 60%। वही मैं आपको बता रहा था, रिचिंग वाला पीरियड होता है, नाउ इट इज 1.46 लाख किलोमीटर, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर के तो अब देश में नेशनल हाईवे है सिर्फ। हम हाई स्पीड कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक नोड डेवलप कर रहे हैं, ताकि आपस में सब कनेक्ट हो सके। पब्लिक इन्वेस्ट क्या होता है सबको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं ये, देखो ऐसे ट्रस्ट जो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, है ना। इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू ओन यूनिट्स इन इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि भाई ये इंफ्रा में अपना पैसा लगा लो, यहाँ से आपको रिटर्न आता रहेगा, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्ट, ये किसको रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि रोडवेज एंड हाईवेज के मेकिंग में पब्लिक इन्वेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आपका रेलवेज आपका 70,000 किलोमीटर जो है वो देश में रेलवे चलता है। आज भी देश की इकोनॉमी की, एनर्जी की जो पूरी की पूरी बैंडविड्थ है, बैकबोन है, वो रेलवेज ही है। इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर 70,000 किलोमीटर बता दें, इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर पीएम गति शक्ति केंद्र बन रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम चल रही है, ये सब चीज़ें बेसिक सी हैं। देन सिविल एविएशन थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन है ये, यूएस और चाइना वगैरह का। एयरपोर्ट हमने लगभग अपने डबल ही कर लिए हैं, और मोर देन डबल कर लिया। मतलब उड़ान स्कीम आपको पता ही है, एक है जो उड़ान स्कीम क्या है, लो कॉस्ट लो फेयर रीजनल एविएशन स्कीम, है ना। फिर उड़े देश का आम नागरिक बेसिकली। देन भारतीय वायुयान विधेयक, मैंने सोचा था नोट्स बनाते टाइम किसको अच्छे से प्रोनाउंस करूंगा, भारतीय वायुयान विधेयक। वायुयान मतलब एयर, है ना, और यान मतलब ऐसे प्लेन, तो एयरप्लेन, तो भारतीय इंडियन एयरप्लेन एयरपोर्ट जो भी विधेयक, है ना, विधेयक मतलब एक्ट। पहले इसमें मैंने लिख दिया था भारतीय वायुयान विधेयक एक्ट, पहले मैंने इसमें ऐसे लिख दिया था, फिर मुझे ये समझ में आया विधेयक और एक्ट तो एक ही बात हुई ना, ठीक है। इट रिप्लेस द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, अच्छा यान से क्राफ्ट हो गया ना, हाँ, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, और हमने अपनी पूरी एविएशन के रूल्स को नया करके मॉडर्नाइज कर दिया है, ठीक है, याद रख लोगे। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन है इंडिया का आफ्टर यूएस एंड चाइना। एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ पे अब मोर देन 160 हैं, 150 प्लस, मतलब आप याद रख सकते हो, बट 160 प्लस हैं, तो इससे आपका ये शॉर्ट रेट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पोर्ट एंड शिपिंग। अब वही पोर्ट एंड शिपिंग, वर्ल्ड बैंक का कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है कि कोई भी पोर्ट पे कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। इसमें 2 इंडियन पोर्ट्स ने टॉप 30 में क्रैक कर लिया है। वो कौन से 2 इंडियन पोर्ट्स हैं, वो कौन से इंडियन पोर्ट्स हैं, एक आपका जेएनपी सबको पता है, दूसरा आपका मुंद्रा पोर्ट। तो 23 एंड 25 रैंक पे अंडर 13 दोनों पोर्ट्स ने हासिल कर लिया है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है जो इंडियन लॉज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगाने के लिए अभी हम 2025 में लेके आए हैं। एक कोस्टल शिपिंग एक्ट है टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग फॉर डूइंग बिजनेस एंड टू इंक्रीज द पेनल्टीज, ठीक है, कि भाई कुछ भी गड़बड़ करोगे तो हम पेनल्टी इंक्रीज कर देंगे, एंड लाइसेंसिंग इसकी सिंप्लीफाई कर दे ताकि डूइंग बिजनेस रहे। तो ये 3 चीजें हैं पोर्ट एंड शिपिंग में, 3-4 चीजें क्या है, तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें इंडिया के 2 आ गए हैं, जेएनपी एंड मुद्रा। दूसरा मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो इंडियन लॉज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए लाने की चाहते हैं, और तीसरा आपका कोस्टल शिपिंग एक्ट जिसमें हमने लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई कर दिया। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। तो कोर फिजिकल इंफ्रा में रोडवेज हाईवे समझ में आ गया, रेलवे समझ में आ गया, सिविल एविएशन समझ में आ गया, पोर्ट एंड शिपिंग समझ में आ गया। इस पोर्ट एंड शिपिंग में ये एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें पता ही है 32 नेशनल वाटरवेज हैं हमारे पास, और एक जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हम यही करते हैं कि जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं उन सबका आपस में हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवर क्रूज टूरिज्म, 4 हमने नए शुरू किए हैं आसाम में, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, न्यामती एंड गुइजन। तो ये हमने 4 असम में नए रिवर क्रूज टूरिज्म के प्रोजेक्ट शुरू करे हैं।
कोची वाटर मेट्रो थोड़ी पुरानी हो ही गई है, वो तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ केरला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके कोची वाटर मेट्रो बनाई थी 2023 में, ठीक है। तो क्या क्या इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या पता है हमें, 32 नेशनल वाटरवेज हैं, उनको कनेक्ट के लिए जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि वो पूरा पूरा इनलैंड उसको बना सके। 4 नए रिवर क्रूज टूरिज्म हमने असम में शुरू किए हैं, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नियामतिन, गुजन, एंड फिर आपका कोची वाटर मेट्रो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ केरला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर चलाई थी, ठीक है। इसी में जो फिफ्थ आता है वो आता है आपका एनर्जी का सेक्टर। अब एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या समझो, सबसे पहले आपका एक इंडिया एनर्जी स्टैक। अब इसका क्या मतलब है, ये पावर सेक्टर में हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पावर सेक्टर। समझना भाई क्या मतलब है इसका, मतलब बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डेटा, जितना भी जो भी है, वो सब क्या है, वो सब डिजिटल है। तो उस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर सेक्टर में हमें मेंटेन करके रखना है, उसी को मतलब जो रखा है उसी को बोलते हैं इंडिया एनर्जी स्टैक। अब समझो 2-3 बढ़िया बढ़िया चीजें जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगी, जिसमें मजा आएगा सुनने में। रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी नवंबर 2025 में टोटल हमारे पास 254 गीगावाट थी। ये इंटरव्यू तक काम आएगा, इंटरव्यू तक बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ। ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास नवंबर 2025 में 254 गीगावाट थी, ठीक है। उसमें से सोलर 52, विंड 21, लार्ज हाइड्रो 20, बायो 5, स्मॉल हाइड्रो 2, ऐसे ऐसे करके अलग 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 डिविजन्स हैं। ये परसेंटेज बता रहा हूँ, गीगावाट नहीं, परसेंटेजेस, ठीक है। इतने इतने परसेंटेजेस का मतलब हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। नाउ एज ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, जो हमारे पास टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है देश में, उसका 49.83% वो रिन्यूएबल एनर्जी इन नवंबर 2025। तो हो सकता है कि अभी तो 50% के आसपास चला गया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि नियरली हाफ, तो आप बिल्कुल उसको टिक मार देना, ठीक है। तो नियरली हाफ ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का नेचर, ठीक है। अब इसी के कनेक्शन में 2-3 बहुत बढ़िया चीजें पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस साल के लिए। सबसे पहले आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो मैं आपको बोल रहा था, आपको बाद में पढ़ाऊंगा, शांति एक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, दोनों पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो 2025 अभी आया है रिसेंट में। उसका एम ये है कि हमें 5 इंडिजिनस SMR क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 5 इंडिजिनस SMR बनाने हैं बाय 2033। क्या होता है SMR, एक एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो लगभग 1/3 ऑफ द ट्रेडिशनल वन होती है, मतलब लगभग 300 मेगावाट। सेफ्टी इसमें ज्यादा होती है, कैपिटल कॉस्ट कम होती है, बस सीधी सी बात है ना, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है तो ऐसे सेफ है थोड़ा, है ना, बड़ा है तो बड़ा फटेगा, तो सेफ है थोड़ा। तो हमें क्या समझ में आया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमें बनाने हैं कितने, 5 2033 तक। तो हमारे पास लगभग ये मान लो 6-7 साल का टाइम है, 7-8 साल का टाइम है। एंड इसमें हमें एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं, मतलब SMR क्या है, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो 1/3 ऑफ ट्रेडिशनल मतलब लगभग 300 मेगावाट पे अपनी पावर कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चीज है शांति एक्ट। शांति एक्ट क्या है, शांति की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पढ़ो मेरे साथ, क्या मतलब है शांति का, सस्टेनेबल, S फॉर सस्टेनेबल, harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Act, शांति। समझ में आया, न्यूक्लियर एनर्जी को एडवांसमेंट करें न्यूक्लियर एनर्जी का, ताकि उसकी सस्टेनेबल हार्नेसिंग कर सकें, ताकि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें। समझ में आ गया। It consolidates and modifies Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damages Act। क्या समझ में आया यहाँ से, कि जो भी एटॉमिक एनर्जी एक्ट था उसको भी इसने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, स्टोर कर लिया। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, उसको भी इसने अपने अंदर ही इम्बाइब कर लिया। इससे क्या हुआ कि यही सब कुछ अब रेस्पॉन्सिबल एक्ट बन गया है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसने 2-3 चीजें बढ़िया कर दी है। एक ये कर दिया इसने कि प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी अब ओपन कर दिया है इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। तो अब हमारे पास किसका है, पावर जनरेशन का भी है, ये प्राइवेट सेक्टर का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, ठीक है। एंड इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड ग्रेडेड लायबिलिटी, है ना, विदाउट डाइल्यूटिंग विक्टिम कंपनसेशन। मतलब कि भाई किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, किस पॉइंट पे कितनी लायबिलिटी बनेगी, वो भी इसने फिक्स कर दिया। तो पहले वाला एटॉमिक एनर्जी से आ गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से आ गया, दूसरे वाला किससे आ गया, दूसरे वाले चेंजेस कहां से आ गए, लायबिलिटी वाले एक्ट से। तो इन दोनों एक्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया इसने। तो विक्टिम का कंपनसेशन डाइल्यूट हुए बिना ग्रेडेड लायबिलिटी, मतलब कैसे तय करोगे कि किसकी कितनी लायबिलिटी है। यू कैन नॉट डिफाइन द लायबिलिटीज ना, किसी की लायबिलिटी ज्यादा कम हो सकती है, डिफाइन द लायबिलिटीज। तो वो लायबिलिटी डेफिनेशन इसने ग्रेडेड कर दिया है कि जिसकी जितनी लायबिलिटी है उसको उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब डिफाइन नहीं हो पाता था क्योंकि लिखा नहीं था कहीं पे।
ठीक है, बात समझ में आई? अब जो मैं आपको बता रहा था बैटरी स्टोरेज वाला, तो खैर सिंपल से पॉइंट है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर सिस्टम्स नाउ, और हम ऐसे 411 गीगावाट बनाना चाहते हैं 2030 आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना ही बोल रहे हैं कि भाई पावर सिस्टम में भी तो आपके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगते हैं, तो उसको हम उसका इंटीग्रल पार्ट काउंट कर रहे हैं, बट दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स और मेंस, उसके टेंशन मत लो। ठीक है, अब एक दो चीज पढ़ेंगे, क्रिटिकल मिनरल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में आएगा इस बार, पक्का ही आएगा। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, मेंस में डेफिनेटली आएगा, तो पढ़ाऊंगा ही। क्रिटिकल मिनरल और उससे एसोसिएटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, एनर्जी ट्रांजिशन करना है। एनर्जी ट्रांजिशन क्या मतलब होता है? एनर्जी ट्रांजिशन का ये मतलब है कि भाई धीरे धीरे आपको जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे मूव आउट करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल मिनरल में जैसे कॉपर है, कॉपर मिलता है इंडोनेशिया, कोंगो, चिले वगैरह में, लेकिन यहाँ पे माइंस के आउटेजेस हो गया, मतलब यहाँ पे माइंस चल ही नहीं रहे। जब यहाँ पे माइंस चल नहीं रहे तो उसका मतलब कॉपर का जो पूरा सिनेरियो बहुत ही वोलेटाइल हो गया। लिथियम कहाँ मिलता है? एबीसी ट्रायंगल में मिलता है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले वगैरह में। फिर आपका आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? डीआरसी में मिलता है। निकल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? इंडोनेशिया में मिलता है। ठीक है, निक है ना, नेशिया, कोबाल्ट, डीआरसी, कोंगो, कोबाल्ट, कोंगो, है ना, लिथियम, तो टी से ट्रायंगल, लिथियम, ठीक है, और कॉपर आपका आईसीसी। ठीक है, आईसीसी में माइंस की आउटेजेस हुई हैं, बात समझ में आई? तो इसलिए जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इस टाइम वो दुनिया भर में क्या है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए काफी स्ट्रेटेजिक अप्रोच ली है, काफी सारे काम किए हैं। सबसे पहले हमारा एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसमें हम दो चीजें सॉर्ट कर रहे हैं, एक तो सप्लाई चेन ताकि बार बार डिसरप्शन ना हो, और दूसरा सोर्सेज कि हम कहाँ से मंगाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम है। दूसरा, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। इसमें क्या है कि क्रिटिकल मिनरल की रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है हमें, ये इसी के अंडर आती है, एनसीसीएम के अंडर, कि भाई मान लो क्रिटिकल मिनरल्स कहीं पे यूज हो गए, तो क्या अगर वो पूरे कंज्यूम नहीं हुए तो कैन वी रिसाइकल देम, तो उसको भी हम अब यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। देन द थर्ड वन इज द एमएमडीआर। एमएमडीआर सबको पता है ना, माइंस एंड मिनरल्स का जो रेगुलेशन है, उसका जो अमेंडमेंट है वो एक्ट आया है। इट ब्रॉडेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू ऑक्शन द क्रिटिकल मिनरल्स। हमारे पास 24 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब टोटल 30 है जो आइडेंटिफाइड, में 24 हमारे पास है। तो उनकी ऑक्शनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसको हमने क्या कर दिया है, ब्रॉडन कर दिया है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उस माइनिंग को ओपन कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया बहुत हैवी ऑन टू क्रिटिकल मिनरल जा रहा है। नेक्स्ट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये जून 2023 में आई थी, सबको बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ईसीए के अंडर आई थी। क्या है ये? आप अगर कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें आप देश के लिए कुछ कार्बन बचा सकते हो, कुछ कार्बन फुटप्रिंट बचा सकते हो, तो उसके बदले में मतलब उसके बदले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हो फॉर मनी एंड एवरीथिंग। तो क्या है ये? इट इज अ नेशन वाइड मार्केट, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इज अ नेशन वाइड मार्केट फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स टू लोअर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बात समझ में आई? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट टू लोअर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और 1 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इज इक्वल टू अ डिक्लाइन ऑफ 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, है ना। मतलब अगर आपने 1 टन CO2 इक्विवेलेंट मेजर करने का तरीका होता है, 1 टन CO2 इक्विवेलेंट अगर आपने कहीं भी रिड्यूस किया, कहीं भी कुछ भी किया, है ना, किसी भी एलिमिनेट किया, रिड्यूस किया, तो उसके बदले आपको 1 कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा। उस कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट को आप नेशन वाइड ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपने ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ इस कार्बन क्रेडिट को पूरे को यूज करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंप्लायंस मैकेनिज्म, एक होता है ऑफसेट मैकेनिज्म। कंप्लायंस या ऑफसेट। कंप्लायंस क्या होता है कि भाई जहां पे आप कंप्लाई करोगे एंड सच में आप कम करोगे, जिसके बदले आपको सीसीसी मिल जाएगा, कंप्लायंस कराना है हमें। कंप्लायंस जो है वो जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज में कराया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ही, समझ रहे हो, मतलब एमिशन है, सीमेंट, आयरन, स्टील, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करो, अचीव करो, मतलब परफॉर्म करो पहले, मतलब कि कम करो जो भी आपका कार्बन फुटप्रिंट है, तो कुछ अचीवमेंट होगी आपकी, जैसे आप अचीव कर लोगे फिर आप उसके बाद जो भी करो ट्रेड कर सकते हो। तो PAT परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम, जैसे कि मैं बताया था, रेगुलेटरी मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, 2012 से चल रहा है। 2012 में BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि स्पेसिफिक सेक्टर जो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है उनमें एनर्जी कंजप्शन को कम किया जा सके। बात समझ में आ गई? तो ये ड्यूअल अप्रोच का पहला है कंप्लायंस मैकेनिज्म। दूसरा है ऑफसेट मैकेनिज्म। ऑफसेट मैकेनिज्म क्या है? अ नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में वॉलंटरली रजिस्टर प्रोजेक्ट दैट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू अर्न दीज CCCs। यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि जो एंटिटीज है, जैसे
कुछ एंटिटी को तो आपने ऑब्लिगेट कर दिया, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें आपने ऑब्लिगेशन बना दिया कि नहीं भी आपको तो कम करना ही है, बट कुछ नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटी भी तो है। अब मान लो वो रिड्यूस करे तो उनका क्या फायदा? तो उनका फायदा ये है कि वो रजिस्टर करें अपने प्रोजेक्ट्स को, और जैसे ही वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, कटिल करेंगे, कट डाउन करेंगे, एमिट करेंगे, और सॉरी ये एलिमिनेट करेंगे, तो उनको उसके बदले CCC मिल जाएंगे, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जो वो कहीं भी फिर देके पैसे ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देन स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, ये हम कर रहे हैं ताकि हमें ग्रीन बॉन्ड में पैसा मिल जाए। ये हम कैसे कर रहे हैं? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लेके आ रहे हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लेके आ रही है, बहुत सारी म्यूनिसिपलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज है ना, बैंगलोर लेके आए थे, फिर अहमदाबाद लेके आया था डीप एंड लिक्विड बॉन्ड मार्केट, ताकि हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सके टुवर्ड्स आर ग्रीन सेगमेंट। अगर ग्रीन सेगमेंट में हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं तो हम वहाँ पे काफी पैसा जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे टारगेट्स हैं ऑफ ग्रीन एंड एवरीथिंग वो जो है वो पूरे फिर हो जाएंगे, हो पाएंगे। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? चलें आगे बढ़े। ठीक है, ये वाला पेज में आपका कंप्लीट करा दिया, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट के 2 टॉपिक्स पे, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट। 4 टॉपिक्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट। 4 टॉपिक चलो फटाफट आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। बजट इको सर्वे में 2024 में 27% पॉपुलेशन जो 3 से 18 साल की उम्र के हैं वो इंडिया में थे, ठीक है। क्या समझ में आया? 3 to 18 ईयर्स, मतलब जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है वो 27% है इंडिया में, 1/4 के आसपास याद रखना। इंडिया एजुकेशन इंडेक्स जो UNHDI देता है, उसने ये बताया है कि भाई इंडिया में जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो रिड्यूस हुई है, विच इज अ मतलब pretty distasteful thing to like think, है ना, कि भाई इंडिया में जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है? कम हो गई है ना, कम हो गई है। समझना इस बात को भाई। लेकिन जो इंडिया एजुकेशन इंडेक्स ऑफ यूनिवर्सिटी ने बताया कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कम हो गई है, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल कि भाई जो गवर्नमेंट डेटा देती है उसमें देता है कि नहीं, जो एनरोलमेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। स्कूलिंग का भी, स्कूल्स का भी डेटा देख लो, स्कूलिंग का तो देख लिया कि जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कम हुई है, बट स्कूल्स का भी डेटा देख लो तो गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्कूल के 70% है और में 50% बच्चा जाता है। प्राइवेट स्कूल 25% है, उसमें 40% बच्चा जाता है, ठीक है। तो मतलब आज भी इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब 70% ऑफ ऑल क्यों है, क्यों नंबर ज्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को तो बहुत ही फार फ्लंग्ड एरियाज में भी जाके कंट्रीब्यूट करना है ना। समझ में आ रही है बात? इसीलिए 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड 70% ऑफ ऑल स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स 25% ऑफ ऑल एंड 40% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? देन नेक्स्ट इज आपका पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत हमारा ये एम है कि 14,500 स्कूल्स का हम एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें और इन स्कूल्स के साथ आंगनवाड़ी सेंटर्स का को-लोकेशन हो, है ना, कि मतलब ये को-लोकेटेड हो आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ। 500 हॉस्टल्स भी हम इसके तहत बना रहे हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत हम PVTGs 75 जो PVTGs हैं 18 स्टेट्स में इंडिया के, उनको भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। देन देयर आर इनिशिएटिव्स लाइक जादुई पिटारा, किताब एक पढ़े अनेक, भारतीय भाषा पुस्तक, इन सब के थ्रू हम लर्निंग मटेरियल, यूनिवर्सल लर्निंग मटेरियल और 22 लैंग्वेजेस में लर्निंग मटेरियल, ये सब चीजें बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं इन एजुकेशन, वो हम डिलीवर कर सकें। साथ साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो तो बहुत ज़्यादा ही हैं और उनमें से भी हमने ऑलरेडी लगभग 3000 को अपग्रेड कर दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये भी काफ़ी फेमस है, सबको पता ही है, ये मोदी जी ने इसके बारे में बात भी की थी। तो यहाँ पे भी हमने लगभग 700 हॉस्टल्स जो है वो क्रिएट किए हैं। तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब ये स्कीम्स का देखो ये सीन होता है कि अच्छा मैं ना एक काम करूँगा, राहुल सर ने इन स्कीम्स की डिटेल्स भी कराई हैं तो मैं वो आपको वीडियो दे दूंगा। द पॉइंट इज इट यू कैन नॉट रिमेंबर एवरी स्कीम। तो स्कीम में आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, जैसे मिनिस्ट्री आ गई है तो क्या हो सकता है, देन आपके पास अगर कोई जेनरिक स्टेटमेंट तो क्या हो सकता है। तो अब जो इन सब के अलावा स्टेटमेंट आएगा वो वैसे भी बहुत मुश्किल होगा फॉर यू टू नो एंड रिमेंबर, है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना है स्कीम्स को लेके, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन हाँ, मेंस के लिए स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्टली मतलब मान लो एजुकेशन क्वेश्चन आ गया तो आपको मैं यूएसपी के तहत स्कीम्स लिखवाऊंगा ही। देन इंप्रूवमेंट इन द लर्निंग आउटकम्स देखेंगे भाई। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम बच्चों की परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना, ARA,
असेसमेंट, रिव्यू एनालिसिस करते हैं उनकी नॉलेज का, उनकी परफॉर्मेंस का, ताकि उनको और से डेवलपमेंट हो सके। और ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत तब से कर रहे हैं। 2001 से एनसीईआरटी एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी करता है, उसके तहत हमें इन्फॉर्मेशन डेटा मिलता है। तो मान लो ऐसे पूछ ले कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे भाई, तो ये एनसीईआरटी करता है, याद रखना। एसर तो पता ही आपको है ना, अपनी प्रथम रिपोर्ट लेके आता है, उसने ये दिखाया है कि लर्निंग आउटकम जो है वो भारत में बेहतर हो रहे हैं। तो एजुकेशन की स्कीम्स समझ में आ गया, थोड़ा डेटा समझ में आ गया आपको। देन वी मूव ऑन टू हेल्थ। हेल्थ में जो सबसे बढ़िया एक चीज हुई है वो ये हुई है कि हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो काफी तेजी से कम हो रहा है, ग्लोबल एवरेज से भी तेजी से कम हो रहा है। मतलब 130 मैटरनल मोर्टेलिटी हुआ करती थी पर लाख लाइफ बर्थ, अब वो कम होकर 97 रह गई है। तो हम बहुत तेजी से इसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। आईएमआर में भी बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट है, 40 से वो 25 पे आ गया है ना। तो गुड, वेरी गुड लाइक पोर्शन ऑन दिस। Then there are certain good government schemes that you can always remember, which is one of the top most is आयुष्मान भारत। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर वगैरह मिलती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख पर ईयर का सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए। एंड आपका जो उसके अंदर एक डिजिटल मिशन भी है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें पूरा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष्मान भारत के अंदर हमने आरोग्य मंदिर बनाए हैं, टेली कंसल्टेशंस दिया है, इन सब के डेटा लिखे हुए करोड़ों 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 लोगों को दिया गया है ये। एंड देन द जन आरोग्य अभियान, द जन आरोग्य योजना, जिसके तहत हमने लगभग 43 करोड़ लोगों को कार्ड्स दिए हैं, और उसके तहत बहुत ज्यादा लगभग 11 करोड़ लोग हॉस्पिटल्स में अलग अलग टाइम पे एडमिट हुए हैं, दस हेल्पिंग अ वेरी बिग नंबर। अच्छी बात इसमें यह है कि ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज 44% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर फीमेल्स। अब देखो बात यही है कि वैसे तो पॉपुलेशन का 48-49% है, लेकिन 44% ही बेनिफिशियरी फीमेल्स है। इसको आप ऐसे देखोगे कि 44% तो आपको अच्छा दिखेगा, कंपैरेटिव करके दिखा दो तो खराब दिखेगा। दैट इज ऑलवेज द केस, ठीक है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में गवर्नमेंट ने 4 लाख ह्यूमन रिसोर्सेज अलग अलग है ना, हॉस्पिटल्स के लिए, टेक्नीशियंस, ये वो अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोवाइड कराए हैं टू वेरियस स्टेट्स, ठीक है। समझ रहे हो ना ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके ये सब आ गए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्पेशलिस्ट, नर्सेज है ना, लेडी हेल्थ विजिटर्स, पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, आयुष डॉक्टर्स है ना। तो ये सब जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज, तो आपको पता है एनसीडीज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। उसमें जो टॉप 4 है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंसिडेंस, वो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये 4 इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी एनसीडीज हैं, इनका गवर्नमेंट इलाज कर रही है अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनसीडीज। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हमारा इंसिडेंस रेट काफी तेजी से कम हो रहा है, 21% के आसपास तक कम हो गया, मोर्टेलिटी 25% कम हो गई है। एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यू विन, उसके तहत आपको रजिस्टर करना है, और फिर गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि आपका जो इम्यूनाइजेशन है वो टाइमली होता रहे। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हमें अचीव करने के लिए हमने किया है, 14 करोड़ रजिस्ट्रेशन को ऑलरेडी है। पीएम का नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चलता ही है, जिसमें हम 30 लाख लोगों की डायलिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि डायलिसिस यू विन लिखा गया कहीं पर, यू विन पोर्टल क्या है, तो आपको पता हो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको पता हो, इसी का मेरा एम है। दिस वॉज अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ। देन नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो 15 to 59 ईयर है, जो वर्किंग एज मानी जाती है, वो बहुत ही लार्ज है इंडिया में अभी, और इसलिए हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात भी कर रहे हैं। नाउ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लॉन्जेविटी डिविडेंड, जो वर्ड यूज किया गया, लॉन्जेविटी डिविडेंड को हम हार्नेस कर सके। अब ये लॉन्जेविटी डिविडेंड क्या है कि भाई एक इंसान जो है वो सिर्फ लाइफ स्पैन ना जिए, है ना, एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्पैन भी जिए, ताकि इससे क्या होगा, हम उस इंसान के थ्रू इकोनॉमिक और सोशल गेन अचीव कर पाएंगे। तो लॉन्जेविटी कब आएगी इंसान में? भाई एज कब बढ़ती है इंसान की? जब वो हेल्दी रहता है। तो हम एक हेल्दी लाइफ स्पैन देंगे तो अच्छा लाइफ स्पैन देंगे, बड़ा लाइफ स्पैन देंगे, और जब एक बड़ा अच्छा हेल्दी लाइफ स्पैन देंगे तो इसमें क्या होगा, हमेशा इकोनॉमिक एंड सोशल गेन आएगा। इसी को बोलते हैं लॉन्जेविटी डिविडेंड, कि वो हमें कुछ वापस देगा फिर उस अपनी उस अच्छी हेल्थ और अच्छे उसकी वजह से, ठीक है। देन देयर समथिंग कॉल्ड एज पीएलएफएस। पीएलएफएस क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये एनएसओ ने निकाला 2017 में। इट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में कवर्ड है। 56 करोड़ प्लस पीपल है ना, 56 करोड़ लोग जो हैं वो इसके हिसाब से एम्प्लॉयड थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन फाइनेंशियल 26 का क्वार्टर नंबर 2, बात समझ में आई? 56 करोड़ लोग जो है वो एम्प्लॉयड थे इस तरीके से। तो ये भी बता देते हैं कि नई जॉब कितनी प्रोड्यूसर, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में हमारे पास 8 लाख नई जॉब आ गई, 8.5 लाख नई जॉब आ गई। तो दिस इज ऑल्सो नीड फॉर टैकलिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में 42% है, बहुत लंबे वक्त से 42% ही है, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बट मतलब काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। मेंस के टाइम पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट इवन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइक प्रीलिम्स ऑल्सो
दिस विल बी डिसेंटली इंपॉर्टेंट कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऐसे बोल देगा 50% है, नहीं 50% नहीं, 50% से कम है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है बताओ, लेबर फोर्स में कितने लोग हैं, है ना, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल्स कितनी है लेबर फोर्स में, बात समझ में आई, तो टोटल लेबर फोर्स का 42% आर फीमेल्स, समझ में आ गया, ठीक है। और उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, उस लेबर फोर्स में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले बता चुका हूं कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो कैसा है जीवीए का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का कैसा है, इट इज 6% ईयर ऑन ग्रोथ रोड ओवर द प्रीवियस ईयर्स। 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो मैंने आपको कई बार, अगर आपने कॉन्क्लेव में साथ पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल है ना, ये सब चीजें जो हैं, टेक्सटाइल जैसी, मशीन जैसी, फूड प्रोडक्ट्स है ना, फिर इसमें फुटवेयर वगैरह दे रखा है, बट फुटवेयर वगैरह भी, ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आती है, क्लियर है। नाउ वी मूव इनटू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट देखो भी क्या क्या है, सबसे पहले तो पॉवर्टी रेट्स इंडिया में क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले 5.3% लोग हैं, और जो मिडिल इनकम पॉवर्टी वाले लोग हैं वो 24% है, तो मतलब वो तो है इंडिया में एक बहुत ही तेजी से मिडिल क्लास बढ़ता हुआ मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास अब वो थोड़ा सा मतलब इसे समझ लो उसकी इनकम बढ़िया नहीं है ना, मतलब वो बस अपना गुजर बसरी कर रहे हैं, एंड सच पीपल आर 24%। जून 2025 में वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है वो चेंज करी थी, दिखाने के लिए कि भाई कितना इन्फ्लेशन है, कितने ओवर द ईयर्स कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो $2.15 पर डे था, वो $3 पर डे है ना, ये याद रखना बस, जस्ट अ मार्क। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कौन चेंज करता है, तो यही बात हो गई इसमें कि इट इज बीइंग चेंज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। दूसरी बात क्या आ गई इसमें कि 2.15 से 3 हो गया। देन वर्ल्ड बैंक का एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है, जिसके हिसाब से इंडिया में 15.5% लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ठीक है, ये आपको पता ही है, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू, या फिर आई शुड नॉट बी रिपीटिंग अगेन कि मल्टीनेशनल पॉवर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें बहुत बार इमेंस नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा चुके हैं। नीति आयोग का एक मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसमें ये दिखाया गया है कि हमने अपना जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी है उसको ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स 55% से पहले 15 और 11.3% कर लिया है, मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी 15.5% है और हमारे हिसाब से भी 11.3%, मतलब ग्लोबल एमडीपीआई के हिसाब से 15%, हमारे हिसाब से 11%। सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है वो तो मॉस्पी करती ही है, उसके हिसाब से एक एसडीजी एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 आई थी, किसकी, मॉस्पी की, क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ध्यान से सुनना भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बोलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या होता है एनआईएफ, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें भी अगेन हमें क्या बताया गया कि पॉपुलेशन जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर भारत में आती है वो नियरली 2/3 है, नियरली 64-65-66% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो हमारी सोशल सेक्टर से सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स के अंदर कवर्ड है, बाकी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने मतलब देखो 6.6 लाख विलेजेस हैं इंडिया में और 2.7 लाख ग्राम पंचायत हैं। अब यहाँ पे सुनो बात, जो एमजीनरेगा का डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कम, क्योंकि लोग एमजीनरेगा में वर्क की डिमांड कम कर रहे हैं, है ना। ऑल्सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, जिसको एक टाइम पे हम बोलते थे कि एक बहुत बड़ा इशू आ गया है एमजीनरेगा में, कि एक तो सबसे पहले उसका पूरा पेमेंट सिस्टम डिजिटल कर दिया था, दूसरा आधार इनेबल कर दिया था, तो बहुत सारे लोग या तो बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो बंद हो चुके हैं, या तो उनके फिंगर्स घिस चुके हैं तो फिंगर कैच नहीं कर रहा है, तो आधार इनेबल पेमेंट हो नहीं रहा, तो ये सब दिक्कतें थी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत हैवी बजट कट भी किया था एक बार एमजीनरेगा का, तो इसलिए भी दिक्कत हुई थी। तो बहुत सारा जो वर्क, अब यार लोगों को कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा, दिक्कत आएंगे तो कहीं और काम ढूंढेंगे ना, क्योंकि उनका तो हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। तो जो डिक्लाइन इन वर्क डिमांडेड है दैट is displayed in the dominance of declining dominance of MG Narega, ठीक है। The number of person days generated has declined from 390 crore to 183 crore, ये मैं बोल रहा हूँ ना। Then decline in the rural unemployment also from 3.3% to 2.5%, मतलब जो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, which is a good thing, और women participation जो है वो बढ़ रहा है। वो दिक्कत ये है कि वो एग्रीकल्चर में ही बढ़ता है मेजरली, बट ठीक है चलो बढ़ तो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कुछ तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। देन जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका बहुत सिंपल सा, जो एमजीनरेगा की स्कीम को चेंज करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन है ना, वीबी रामजी बिल जो है वो हम वीबी जी रामजी बिल उसकी हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना, वीबी जी रामजी, जी मतलब गारंटी, राम मतलब रोजगार एंड आजीविका मिशन, और जी मतलब ग्रामीण, तो वीबी जी रामजी एक्ट इंस्टेड ऑफ एमजीनरेगा। इसमें क्या क्या चेंजेस हैं भाई, एमजीनरेगा में हमने 100 डेज गारंटीड वर्क दिया था, इसमें 125 डेज दे रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा कैटेगरीज थी, अब हमने कैटेगरीज को बहुत स्पेसिफिक कर दिया, क्योंकि एक टाइम पे क्रिटिसिज्म ये था ना कि एमजीनरेगा में तो सिर्फ गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, अब हमने कैटेगरीज को बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया, प्रायोरिटी एरियाज बना दिए कि ये प्रायोरिटी एरियाज देंगे, जैसे मान लो वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, ऐसे हमने स्पेसिफिक आपके क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज बना दिए।
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पहले मिलता था, अभी मिलेगा, है ना। अगर हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया आपको 125 डेज तो आपको मिलेगा। इसमें बढ़िया चीज क्या है कि जो लोकल मतलब जो प्लानिंग है वो पहले टॉप से बॉटम होती थी, अब जो प्लानिंग है वो हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, पार्टिसिपेटरी कर दिया, बॉटम अप कर दिया कि हमें नीचे से पता चले कि भाई किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर चीज की डिमांड है या जरूरत है, और उस पर्टिकुलर डिमांड और जरूरत के हिसाब से ही फिर जो लोकल प्लानिंग है वो हो। ठीक है, पहले जो फंडिंग थी वो टॉप से आती थी, अब जो फंडिंग है पूरी की पूरी क्या हो गई है, डिमांड ड्रिवन हो गई है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इसमें आया है वो आया पॉज विंडो पे। पहले कोई भी स्टैचुरी पॉज विंडो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इससे क्या होता था कि भाई पीक सीजन में भी मान लो आप पॉज नहीं कर सकते उसको, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एम्पावरमेंट दी गई है कि वो 60 डेज का पीक स्विंग और हार्वेस्टिंग सीजन्स में इस पूरे की पूरी स्कीम को पॉज कर सकता है। इससे देखो कितने बड़ा फायदा होगा कि 125 डेज तो देने ही है, लेकिन वो 125 डेज है वो उन 60 डेज में आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। उन 60 डेज में पॉज कर दोगे अगर उन 125 डेज को, तो जो टोटल नंबर है वो कहां चला जाएगा, वो 185 डेज हो जाएगा। बात समझना भाई, 185 डेज है ना, तो जो 100 था वो लगभग अब क्या हो गया है, डबल ही हो गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर नोट ऑल्सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक सर्वे। ये जो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की देखो जरूरत भी नहीं है, इसमें जो कुछ स्कीम्स हैं अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, और मैं आपको राहुल सर की वो वीडियो और डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा जिसमें उन्होंने वो जो स्कीम्स हैं वो कवर करी है। ठीक है, मुझे बताना अगर आपको बजट की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।